गोविंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। बात होने वाली है क्लास 11th के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, और ये जो चैप्टर होने वाला है वो एमएसटी सीटी वाले बच्चों के लिए भी है। तो भाई मैं सबसे पहले टारगेट बना रहा हूं कि जितने भी बच्चे एमएसटी सीटी वाले हैं उनका जो क्लास 11 का पोर्शन है वो यहाँ पे मैं यूट्यूब पे खत्म कर दूं, ताकि एकलव्य बैच जब मैं शुरू करूं तो उसमें आपको काफी मदद मिले। क्लास 11 का पोर्शन आप यहां से कीजिए, एकलव्य बैच में हम इसके एमसीक्यू करने वाले, चलेगा। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट दिखाइए। और क्लास 11 के जो बच्चे हैं जिनका बहुत कुछ पढ़ के हो गया, तो भाई लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आप ये वीडियो रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर नोट्स तो नहीं मिलेगी, लेकिन इतनी गारंटी है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ आप खेलेंगे, ये मैं पेपर पे लिख के देख सकता हूं, ठीक है। तो चलिए तैयार हो जाते हैं फटाफट केमिकल बॉन्डिंग जैसे खतरनाक चैप्टर को सीखने के लिए। सबसे पहले बात होने वाली कि केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर उसमें हम क्या बात करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट पता है ऑक्टेट रूल। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, तो हमेशा याद रखना कि ऑक्टेट रूल का सिंपल सा स्टेटमेंट था कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो, चाहे वो आयनिक हो, या फिर किसी भी तरह का बॉन्ड हो, मतलब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बोल दो आप चाहिए तो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड, एक एटम जो होगा किसी भी एलिमेंट का, आइदर वो गेन करेंगे, शेयर करेंगे, या फिर लूज करने वाले हैं। याद रखना, ठीक है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट शेयर्स इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन्स और गेन्स इलेक्ट्रॉन, चलेगा। और ऐसा कब तक चलता है, जब तक कि उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन न हो जाए। तो ये ऑक्टेट रूल है। एग्जांपल के लिए आप क्या ले सकते हो, जैसे कि CH4 आप देख लो, तो यहाँ पे CH4 एक मीथेन है। कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन जो है कि यहाँ पे H के साथ शेयरिंग करके 4 बॉन्ड बना रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होने वाला है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन और H के बीच में शेयरिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन परफेक्ट आ जाएंगे, चलेगा। अगर आप दूसरा एग्जांपल लेते हो पानी, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि पानी के अंदर भी जो O होने वाला है वो इस H के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। और यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 4, और O के पास खुद के 4 बच गए, तो इस तरह से क्या होगा, O का 8 हो जाएगा टोटल। तो ये ऑक्टेट रूल है, जिसके एग्जांपल के अंदर आप ये ले सकते हो। फिर बात आने वाली है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। कांसेप्ट के साथ खेलना है आपको, क्योंकि अगर आप एमएसटी सीटी क्रैक करना चाहते हो तो कांसेप्ट पता होना चाहिए, न कि उसके स्टेटमेंट पता होना चाहिए। स्टेटमेंट अगर आप थोड़ा बहुत अप एंड डाउन भी हुआ तो भी चलेगा, बट कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ठीक है ऑक्टेट रूल क्या बोल रहा है, कि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऐसा कंसेप्ट ये बता रहा है। चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, चाहे वो शेयर करे, चाहे वो गेन करे, ठीक है। अब बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। कॉलेज के बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ध्यान से देख लो, मजा आ जाएगा आपको। तो अगर मैं बोलूं कि ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन क्या है, तो बच्चे बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। पहला लिमिटेशन है कि भाई इनकम्प्लीट ऑक्टेट। देख लो यहाँ पे पहला कंसेप्ट है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कुछ बंदे ऐसे मिले जिनके आउटर मोस्ट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे शेयरिंग करने के बाद भी, जैसे कि एग्जांपल के लिए BeCl2 ले लो आप, ठीक है, या BF3 ले लो। अगर इनको हम ब्रेक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट Be के पास सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, 1 2, और यहाँ पर भी 3 4। तो Cl के साथ शेयरिंग करने के बाद भी Be के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, 8 नहीं हो पा रहे। वैसे ही B की बात करें तो B जो है शेयरिंग करने के बाद सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा F के साथ जब वो शेयरिंग करेगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो F के साथ शेयरिंग करने में इसके पास टोटल 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ही दिख रहा है, 8 से कम दिख रहा है, फिर भी स्टेबल है। बट इसका रीजन जो है कि लिमिटेड ऑक्टेट रूल को नहीं पता था, इसलिए उसको हमने लिमिटेशन में डाला है। सेकंड पॉइंट आएगा एक्सपांडेड ऑक्टेट। ध्यान से देख लो कि ये एक्सपांडेड ऑक्टेट क्या होता है। जब मैं बोलता हूँ एक्सपांडेड ऑक्टेट, तो आपके दिमाग में और एक चीज आनी चाहिए कि भाई जैसे इनकम्प्लीट में 8 से कम हो रहे थे फिर भी स्टेबल थे, वैसे ही यहाँ पे कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके चलेंगे आउटर मोस्ट में, फिर भी स्टेबल होंगे। जैसे कि फास्फोरस ले लो, 1 2 3 4, देखो यहाँ पे इस तरह से कर देता हूं मैं, चलेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी क्लियर है, तो इस तरह से ले लेता हूं मैं। तो यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 2, ये 3 4, ये 5 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। तो टोटल शेयरिंग करने के बाद इसके पास फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। जबकि दूसरा एग्जांपल मैं ले सकता हूँ SF6 का, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सल्फर के पास, तो 1 2 3 4 5 6। देख सकते हैं सल्फर के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस तरह से। अब क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एक छोटा सा, जो कि कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एग्जाम में कई बार आया हुआ है, एमएसटी सीटी से लेके एंट्रेंस बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है। H2SO4 में सल्फर के पास कितने बॉन्ड बनेंगे। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, H2SO4 में सल्फर के पास कितने बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर जैसे यहाँ पे SF6 में सल्फर के पास 6 बॉन्ड बन रहे हैं, वैसे H2SO4 में सल्फर के पास कितने बॉन्ड बनेंगे
इसका आंसर आप लीजिए कमेंट बॉक्स में, मजा आने वाला है। देखते हैं कितने बच्चे लोगों को कितना राइट मिलता है। ठीक है, इसको ब्रेक कीजिए अपने लेवल पे, देखिए क्या हर एक वैलेंसी पूरी हो रही है। अगर पूरी हो रही है तो फिर कितने बॉन्ड बनेंगे सल्फर का, ये आपको आंसर देना है। क्या ये लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल में 2 पॉइंट क्लियर हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन, तो इस बात का भी ध्यान देना, ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्या है, मतलब जब यहाँ पे देखेंगे तो इनकम्प्लीट में देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे 6 आया, एक्सपांडेड में 10 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ गया। मतलब कहीं ना कहीं ऑक्टेट रूल को ऐसा लगा होगा कि शायद मेरा जो रूल है वो इवन नंबर के लिए एप्लीकेबल है, ऑड के लिए नहीं है। बट कुछ ऐसे कंपाउंड में मिले जो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन दिखा रहे थे, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड आप ले सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये जो कंपाउंड दिख रहा है ये आपको क्या करेगा, इस तरह से लिख दे सकते हैं 1 2, यहाँ पे भी 1 2 हो गया, तो खुद के पास कितने बच गए, 4 बच जाएंगे। और एन के पास टोटल आउटर मोस्ट में 3 होते हैं, तो 2 दे दिए तो 1 बच गए। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 1 2 3 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 देखो टोटल कितने होते हैं आउटर मोस्ट में 2,5 होते हैं। 5 में से 2 चला गया तो 3 बचेगा। तो मैं आप यहाँ पे नाइट्रोजन में देखो आउटर मोस्ट में टोटल 5 है, 5 में से 2 यहाँ दे दिया तो कितने बच गए, 1 यहाँ बचा, 2 यहाँ बच गया। तो 1 2 3 4 5 दिख रहा है आपको, टोटल 5 दिख रहा है। और इसका भी ले लिया 2 तो 6 7 दिख रहा है। मतलब टोटल शेयरिंग करने पे देख लो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, बोलो ऑड नंबर हुआ कि नहीं। और इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये हो गया ऑड नंबर का एग्जांपल, ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा कुछ और लिमिटेशन थे, जैसे कि अगर बॉन्डिंग बनने का तरीका सेम है, अगर बॉन्डिंग बनने का तरीका सेम है तो फिर इनकी एनर्जी अलग अलग क्यों हो रही है। डिफरेंट एनर्जी का भी कोई लॉजिक नहीं मिला था ऑक्टेट रूल के हिसाब से। ठीक है, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन एनर्जी, इसका भी कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का भी कोई आइडिया नहीं था ऑक्टेट रूल के पास। तो रिएक्टिविटी डिफरेंट का भी डिफरेंस था, इसका भी कोई आइडिया नहीं था। तो ये हो गया इनके लिमिटेशन। चेक कर लो जल्दी से ऑक्टेट रूल और उसके लिमिटेशन, फटाफट दिमाग चला लो, क्योंकि अब इसके बाद आने वाला है कि ऑक्टेट रूल जब फेल हुआ था तब क्या आया था। तो ये सबका हो चुका है यहाँ पे। चलिए, ऑक्टेट रूल बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था बहुत सारी चीजों का। फिर इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आया, इसमें हम बात करेंगे वैलेंस VSPR थियरी। ठीक है, इस थियरी में भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने के लिए मिलेंगे आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं हर एक चीज नहीं कवर कर रहा हूँ, लेकिन हाँ यही कॉलेज के एग्जाम में भी आएगा। मैं वो भी बता दूं कि जो चीज मैं नहीं कर रहा हूँ उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो नहीं कर रहा हूँ, तो डिलीटेड है बहुत सारा कंटेंट, और कुछ चीजें नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो कॉलेज के एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो, मैंने इंपॉर्टेंट आंसर लेके आ गया आपके लिए। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तलाश में थे, मैं आपके लिए आंसर लेके आ गया, भाई ये कंटेंट कर लेना, यही सब छपेगा पेपर में। ठीक है, और एमएसटी सीटी में तो बाय डिफॉल्ट इन्हीं सब कॉन्सेप्ट में से आने वाला है। बात होने वाली है VSEPR थियरी। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्शन थियरी। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्शन थियरी। लिख दो फुल फॉर्म यहाँ पे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्शन थियरी। तो भाई इस थियरी की खास बात क्या थी। इस थियरी ने ये बोला कि कभी भी कोई भी अगर आप इलेक्ट्रॉन ले लेते हो 2 एलिमेंट के बीच में, जैसे ए और बी के बीच में, 2 एलिमेंट के बीच में, 2 एटम के बीच में आपने 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो हमेशा याद रखना कि इतने डिस्टेंस पे होते हैं कि जहां से मैक्सिमम या बोल सकते हो कि मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए और मिनिमम अट्रैक्शन होना चाहिए। मतलब सब कुछ ना एकदम इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, ना ज्यादा रिपल्शन होगा ना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन होगा वो क्या करेगा बच्चे, वो कहीं ना कहीं क्या करेगा बोलो, तो आप बोलेंगे ये मिनिमाइज रिपल्शन बोल सकते हो। ये ऐसी जगह पे होता है जहां पे मिनिमाइज रिपल्शन होगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और मैक्सिमाइज अट्रैक्शन बोल सकते हैं हम लोग कि अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, मैक्सिमाइज अट्रैक्शन। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस माना जाता है। कैसा डिस्टेंस मानते हैं इसको हम, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मानते हैं। कैसा डिस्टेंस मानते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मानते हैं। इस बात का ध्यान देना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए निकल कर आती है कि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे वो हमेशा एनर्जी को कम कर देंगे लेकिन स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। तो दे वांट लेस एनर्जी, याद रखना, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते ही नहीं। बट यहाँ पे उनको क्या चाहिए, एनर्जी कम रहेगा चलेगा, बट स्टेबिलिटी उस पर्टिकुलर कंपाउंड की ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि इनके अंदर जो रिपल्शन होता है ना, वो रिपल्शन का एक ऑर्डर है कि लोन पेयर का रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है, कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर है। मतलब सबसे अच्छा रिपल्शन जो होता है लोन पेयर का होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते हैं,
जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएंगे उनके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते हैं और उनको अगर मैं कंपेयर करूं विद बॉन्ड पेयर से तो उनके बीच में रिपल्शन थोड़ा कम होगा, और इनके बीच में रिपल्शन एकदम कम होता है। इसीलिए हमने बोला यहाँ पे मिनिमाइज रिपल्शन और मैक्सिमाइज अट्रैक्शन, क्योंकि दो अलग अलग एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि वो बॉन्ड पेयर दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? बॉन्ड पेयर दिखा रहे हैं। चलो ये हो गया आपके लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्शन थ्योरी। छोटा छोटा पॉइंट्स है, बस आपको याद होना चाहिए सब। चलेगा? कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी चेक कर लो, फटाफट दिमाग चला लो अपना जल्दी से, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही खूबसूरत से कंसेप्ट की, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कॉलेज के एग्जाम में, और एमएसटी सीटी में भी कई बार ये पूछा गया है। एसएस ओवरलैप क्या होता है, पीपी ओवरलैप क्या होता है, उसके एग्जांपल्स बताओ, ठीक है? तो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट हो जाता है। चलिए मैं बात करता हूँ वैलेंस बॉन्ड थियरी की, ध्यान देना, मजा आ जाएगा आपको एकदम। वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी में पहले तो कुछ 6-7 पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट है कि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल के लिए एप्लीकेबल था। ये किसके लिए एप्लीकेबल था? हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, मतलब जो लोग बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। सर हाफ फील्ड ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया? जैसे कि मैं ले लेता हूँ फ्लोरीन जिसका नंबर है 9, दिमाग चलाना जरा, इसको हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p5। अगर मैं इसको ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा 1s2, ये बन जाएगा 2s2, इसमें दो इलेक्ट्रॉन दिखा दो इस तरह से। लेकिन जब मैं बोलूंगा 2p5 तो इसमें 3 बॉक्स बनेंगे। अब सब में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन इसमें कितना आ गया? 1 2 3, इसको बोलेंगे 4 5। देखो इसको हम बोलेंगे परफेक्ट, ये हाफ फील्ड है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी 2 की होती है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन एक ही दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया। ये कैसा ऑर्बिटल हो गया? हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया, मतलब जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम हाफ फील्ड बोल सकते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि सेकंड पॉइंट होने वाला है, ठीक है? कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विद अपोजिट स्पिन होना चाहिए, विद अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन का मतलब हो गया कि इनके इलेक्ट्रॉन जो है कि क्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज में रोटेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में घूम रहे, क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? थर्ड पॉइंट होने वाला है कि जब ये आपस में मिलेंगे, when they gets combined, जब ये आपस में जुड़ेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, gets combined and neutralized, चलेगा? मतलब बॉन्ड बना देंगे ये, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम बोलेंगे कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, दोनों का ओवरलैपिंग जब होगा तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड बनने वाला है। मतलब ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, 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 जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है? आप क्या बोल सकते हैं? स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है? स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फॉर्म, चलेगा? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट आने वाला है आपके लिए, नेक्स्ट जो कंटेंट आएगा जरा देख लो। नेक्स्ट आएगा कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, चलेगा? इस बात का ध्यान देना है आपको। कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना, कोई कंफ्यूजन तो बोल देना। नेक्स्ट आने वाला है आपके लिए, अगर कोई पेयर फॉर्म में होगा तो वो बॉन्डिंग नहीं करेगा, मतलब कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, इस बात का ध्यान देना, डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई एकदम अच्छे तरीके से? तो कभी भी पेयर फॉर्म में रहेंगे तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग में। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स एनर्जी आपके लिए सही चलेगा, बट एनर्जी लेस विल बी ओके, बट स्टेबिलिटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रख के आगे बढ़ाना है आपको, ठीक है? स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं कि एस ऑर्बिटल जो होगा वो आई डिफॉल्ट नो डायरेक्शनल दिखाएगा, नॉन डायरेक्शनल नेचर दिखाता है। क्या दिखाता है? नॉन डायरेक्शनल नेचर दिखाता है, ठीक है? मतलब वो एक्स वाई जेड किसी में भी ले सकता है, लेकिन जो पी होता है बच्चे वो स्पेसिफिक डायरेक्शन दिखाता है कि भाई ये पी एक्स में, पी वाई में या पी जेड में होगा। चेक करो जल्दी से, ये पूरा का पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉइंट्स है। कॉलेज के बच्चे लोग कैसे लिखेंगे इन्हीं को पॉइंट्स में मत नोट कर देना, ठीक है? कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट आप बोल सकते हैं कि भाई जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा किसी भी एलिमेंट के लिए तब ये एप्लीकेबल है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विद अपोजिट स्पिन, व्हेन दे गेट्स कंबाइंड दे गेट्स न्यूट्रलाइज्ड एंड फॉर्मिंग बॉन्ड, when the greater extent of overlapping then stronger will be the bond formed. The number of covalent bond depends upon the number of unpaired electron. When the pair electrons are there they do not participate in bonding, ठीक है? The bonding is formed in such a way that the energy will be less and stability will be the maximum, and the s orbital do not have any direction and p having specific direction, that is px py pz। चलेगा? चेक कर ले बच्चे, फटाफट जल्दी चेक करो कितना बन गया? 1 2 3 4 5 6 7 8
बस 8 पॉइंट बहुत है आपके लिए, ठीक है, ऐसा तो 6 पॉइंट आना चाहिए। बट एमएसटी सिटी के बच्चों के लिए ये लेक्चर चल रहा है तो आपको भाई कंसेप्चुअल पार्ट सब कुछ पता होना चाहिए। कोई भी पॉइंट आ सकता है कि चारों में से कौन सा वैलेंस बॉन्ड थियरी के पोस्टुलेट्स है, इसको हम बोलते हैं एक तरह से वैलेंस बॉन्ड थियरी का पोस्टुलेट्स, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो भाई ये वैलेंस बॉन्ड थियरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस ऐसे समझ लो आप, चलेगा। कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी चेक कर लो जल्दी से यार, समझा दो, एकदम मजा आएगा आपको भी एकदम बढ़िया तरीके से। कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो, कोई डाउट है तो बोल दो। यस क्लियर है एकदम, चेक कर लो पोस्टुलेट्स। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ कि भाई इसके अंदर क्या क्या आने वाला है। तो 3 तरह के ओवरलैप हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। पहला ओवरलैप है एस ओवरलैप। एस ओवरलैप एमसीक्यू में बनता है कि एस ओवरलैप में कौन से एग्जांपल्स आएंगे, तो याद रखना इसके अंदर आप टिक मार्क करेंगे H2 मॉलिक्यूल, चलेगा। H2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल इसके अंदर टिक मार्क करना है। H क्या होता है, हाइड्रोजन है जो कि 1s1 होगा, दूसरा H भी क्या होगा 1s1 होगा, दोनों अपोजिट स्पिन होंगे, जब दोनों मिलेंगे तो H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। कैसे बनेगा, S जो होता है वो सर्कल शेप होता है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे H1s1 है, दूसरा भी H क्या होगा सर्कल शेप होगा, इसको हम बोलेंगे 1s1 है। जब दोनों ओवरलैप करेंगे तो दोनों का ओवरलैपिंग कुछ ऐसा होने वाला है, देख लो इस तरह से, और ये बन जाएगा H2 मॉलिक्यूल। बोलो समझ में आया, बस इतना ही बोलना है आपको, कोई कंफ्यूजन है किसी को। इसके बाद हम बात करेंगे पीपी ओवरलैप की, पीपी ओवरलैप। तो कई बार आता है कि भाई कौन सा एग्जांपल आएगा, तो आप बोलेंगे F2 मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, F2 मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्यों सर F2 मॉलिक्यूल क्यों, क्योंकि F जो होता है उसका नंबर होता है 9, इसे हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p5। इसको अगर आप तोड़ दे तो बन जाएगा 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1 2pz1 आ गया, मतलब ये 2pz वाला ऑर्बिटल जो कि आपका वैसे ना वैसे रहेगा, तो ये 2pz बन गया, देख लो इस तरह से दिख रहा है। ये क्या मिल गया आपको, तो आप बोलेंगे F2pz1 ऑर्बिटल है, ठीक है, इस तरह से। कोई कंफ्यूजन, इसको z ले लो, इसको x, इसको y ले लो, ठीक है। इसमें एक और तुमने z मिला दिया क्योंकि ये F2 मॉलिक्यूल में बना रहा हूँ, इसको z ले लो, फिर ये वाले जो है ब्लैंक रहेंगे आपके x और y वाले, ये भी F है 2pz1 ऑर्बिटल है। जब ये दोनों मिलेंगे ये कुछ ऐसा बन जाता है, देखो इस तरह से बनेगा, इसकी एनर्जी यहाँ पे चली जाएगी, ये ऐसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। चेक कर लो, ये बन गया F2 मॉलिक्यूल, ये दोनों वैसे का वैसे ही रहेंगे। बोलो समझ में आ रहा है, यहाँ पे लोब आपका रिड्यूस हो जाता है, तो इसका लोब पूरा रिड्यूस होकर इसमें चला जाता है, इसका रिड्यूस होकर इसमें चला जाता है, और इस तरह से बन जाएगा F2 मॉलिक्यूल्स। क्या ये बात समझ में आई? चेक कर बच्चे फटाफट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग आपको बहुत अच्छे से समझ रहा होगा, हर एक चीज एकदम वेल प्रिपेयर्ड दिमाग में जा रहा होगा, है कि नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से। चेक कर लो, तो ये बन गया आपके लिए पीपी ओवरलैप। अब हम बात करेंगे एसपी ओवरलैप की। तो सर ये एसपी ओवरलैप क्या होता है, एसपी ओवरलैप क्या होता है, देख ले बच्चे एसपी ओवरलैप क्या होता है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है, बस देखते चलो, मजा आ जाएगा आपको, एकदम गारंटी दे रहा हूं, मजा आ जाएगा एकदम, है कि नहीं। यस तो भाई अगर आप एमएसटी सीटी टारगेट लेके बैठे हो और क्लास 11 10 मार्क का चैप्टर जनरली होता है, 10 मार्क का वेटेज होता है क्लास 11 के पोर्शन में से केमिस्ट्री का, तो 10 मार्क आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हो। 10 मार्क में से 1 मार्क तो मैं बोल सकता हूँ कि इसी में से आएगा, केमिकल बॉन्डिंग में से आएगा, ठीक है। अब बात करने वाले हैं एसपी ओवरलैप, ठीक है, एसपी ओवरलैप। तो ये एसपी ओवरलैप क्या होता है भाई, चलो दिखा दो। एसपी ओवरलैप में हम ले लेते हैं एचएफ मॉलिक्यूल। क्या ले लेंगे एग्जांपल में, एचएफ मॉलिक्यूल। कई बार आया हुआ एग्जांपल, तो आप टिक मार्क करेंगे एचएफ मॉलिक्यूल, ठीक है। कैसे करेंगे, तो जरा देखो यहाँ पे H होगा मेरा इस तरह से, H1S1 होने वाला है, और F मैंने आपको दिखा दिया कि ये Z ऑर्बिटल होता है इस तरह से, इसको Z ऑर्बिटल इस तरह से दिखा दो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे F2pz1, कोई डाउट है किसी को, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो अब क्या बनेगा, तो अब बन जाएगा आपका इस तरह से, इसके पास जाके इस तरह से आएगा, ठीक है, एनर्जी यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। तो ये बन गया आपके लिए HF मॉलिक्यूल। क्या बन जाएगा, HF मॉलिक्यूल बन गया। बोलो समझ में आ गया, इजी है। तो इस तरह से हमारा जो है कि तीनों के तीनों ओवरलैप क्या होंगे बच्चे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर तीनों के तीनों पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। बट ये थ्योरी भी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। और जब ये थ्योरी फेल हुई थी तब आया था एक नया थ्योरी, एक नया कंसेप्ट। तो क्या आप तैयार हैं एक नए कंसेप्ट को सीखने के लिए? जल्दी से बोल दो पहले कमेंट बॉक्स में यस और नो। चीजें एकदम क्लियर हो रही सबको एकदम बढ़िया तरीके से। देखो शॉर्ट में एक चैप्टर कराते चले जाऊंगा ताकि एमएसटी सीटी वाले बच्चे जो उनको मजा आ जाए कि हाँ भाई हमको चैप्टर तो समझ में आ गया, बस हमको एमसीक्यू फोड़ना है, ठीक है। तो एमसीक्यू फोड़ेंगे तो मजा आ जाएगा। और कॉलेज वाले जो बच्चे क्लास 11 के इस समय जो सीख रहे हैं उनको भी लगेगा यार हमको इंपॉर्टेंट तो सीखना है, क्योंकि कचरा बहुत सारा दिया है, बट हमको इंपॉर्टेंट तो सीखना है कि भाई इस इंपॉर्टेंट को हम पढ़ लें ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और हम एग्जाम में अच्छे से लिख सके फाइनल एग्जाम में, है कि नहीं। तो बस इसीलिए मैंने ये सीरीज चालू किया है, क्लास 11 प्लस एमएसटी सीटी की सीरीज, जिसमें दोनों बच्चों को फायदा होने वाला है। तो लेकिन आपको क्या करना है, आपको भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो,
चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। हर एक चीज आपके लिए हो रही है, तो आपका सिर्फ एक ही काम बनता है कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो, ताकि मुझे भी दिल से अच्छा लगे कि हाँ यार लेक्चर रिलीज करने के बाद बच्चों का प्यार मिल रहा है, ऐसा लगना चाहिए मुझे भी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। पहले मैं बात करूंगा लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। भाई इसकी क्या कमियां थी कि जिसकी वजह से ये बंदा फेल हो गया। ठीक है, इसकी कमियां क्या थी? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब वीबीटी चलेगा। तो पहला लिमिटेशन जरा देख लो। अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे ले लेता हूं मैं बेरिलियम, फिर ले लेता हूं बोरॉन और फिर ले लेता हूं कार्बन। इसका नंबर है 4, इसका नंबर है 5, इसका नंबर है 6। जरा देख लो सब लोग, अच्छे से एक चीज समझा रहा हूँ बढ़िया तरीके से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। देख लो यहाँ पे, अब मैंने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले निकाल दो क्या होगा। तो इसका होगा 1s2 2s2, इसका होगा 1s2 2s2 2p1, इसका होगा 1s2 2s2 2p2 चलेगा। फिर बात होने वाली है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चलेगा। तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 1s2 2s2 तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसकी बात करूँ तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी बात करूँ तो 2p2 है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से एक्सपेक्टेड बॉन्ड कितने बनेंगे। एक्सपेक्टेड का मतलब याद है उनके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टर्स में भी बोला गया था जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे, याद आया। तो यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब यहाँ पे 0 बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा। बट एक्चुअल बॉन्ड कितना बना? अगर मैं एक्चुअल बॉन्ड की बात करूं कि एक्चुअल बॉन्ड कितना बना, तो आपको ही पता है कि बीई जो होता है वो BeCl2 दिखाता है। क्या दिखाता है? BeCl2 दिखाता है, मतलब एक्चुअल बॉन्ड 2 बना। बी जो होता है वो BF3 दिखाया था, इसके पहले भी मैंने बताया था आपको, जो कि 3 बना रहा है। और कार्बन तो भाई सबको पता है मीथेन बनाता है जो कि 4 बॉन्ड बना रहा है। तो मतलब ये एक मेजर इश्यू था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कि बेरिलियम बोरॉन कार्बन ऐसे कुछ एलिमेंट थे जिनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड था वो दोनों सेम उन्होंने बोला था होगा, लेकिन जो एक्चुअल वाले बॉन्ड मिले वो अलग अलग मिले। तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच ही नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब एक ये मेजर लिमिटेशन है। साथ में एक और लिमिटेशन था कि इनके अंदर कुछ ऐसे बॉन्डिंग भी थे, क्योंकि इन्होंने किसके ऊपर फोकस किया था? कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर फोकस किया था कि शेयरिंग होने वाली है। बट कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो एक्चुअल में बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, फिर भी वो अपने आप को बैलेंस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए एमसीक्यू में एक बार पूछा गया था कौन सी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात हो रही है, तो भाई जैसे कि BH3 बोरोहाइड्राइड है, ये बंदा ना अपने आप को क्या करता है बच्चे? डाइमर बना लेता है। क्या करता है? डाइमर बना लेता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो ये कैसे स्टेबल हो गया, इसके बारे में भी इनको जानकारी नहीं थी, वैलेंस बॉन्ड को जानकारी नहीं थी। दूसरा एक लिमिटेशन इसके अंदर आप बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके लिए कि जो ऑक्सीजन होता है ना, इनके हिसाब से क्या था? डायमैग्नेटिक था। ऑक्सीजन क्या था इनके हिसाब से? डायमैग्नेटिक। लेकिन जब रियलिटी में चेक किया गया तो वो क्या निकला? पैरामैग्नेटिक निकला। क्या निकला? पैरामैग्नेटिक निकला। लेकिन इसके बारे में भी इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये कैसे हो गया। इनके हिसाब से डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नहीं था, लेकिन एक्चुअल में क्या मिला? पैरामैग्नेटिक मिला। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि कहीं ना कहीं बोलते ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के दिमाग का शॉर्ट कर रहे थे कि यार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ में। ठीक है, कुछ शेप और ज्योमेट्री के बारे में भी इंफॉर्मेशन था जो इनको प्रॉपर पता नहीं चल रहा था। तो ये लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन की वजह से ये बंदा जो है कि फेल हो गया। भाई फेल मतलब कौन से क्लास में फेल हो गया? नहीं, क्लास में फेल नहीं हुआ मतलब इनकी थियरी फेल हो गई। और एक चीज ध्यान देना कि अगर किसी का थियरी अगर बेकार हो रहा है, लिमिटेशन पाया जा रहा है उस थियरी में, तो इसका मतलब है कि किसी की थियरी जो कि उस समय सही तरीके से ऊपर हो रही है। मतलब अगर किसी का कैरियर तबाह हो रहा है ना भाई, तो किसी और का कैरियर बन रहा है। ये बात का ध्यान देना आप लोग। केमिस्ट लोगों में यही होता है, साइंटिस्ट लोगों में यही होता है। कोई एक अपनी थियरी जो है कि अगर किसी की थियरी डूब रही है तो कॉमन सी बात है डुबाने वाला कोई तो पैदा हो रहा है, कोई तो आ रहा है मार्केट में, आ रहा है समझ में। बस यहाँ पे वही हुआ। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी के केस में क्या हुआ? इनकी थियरी के बहुत सारे लिमिटेशन मिले सामने, और इन सबका जवाब देने के लिए आ गए मार्केट में हाइब्रिडाइजेशन। कौन आ गए? हाइब्रिडाइजेशन आ गए। चलो दिखाता हूं मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन की सच्चाई और हाइब्रिडेशन क्या होता है। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं हम लोग हाइब्रिडेशन सीखेंगे और एमओडी डायग्राम सीखेंगे। आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा ऑफिशियल तरीके से। ठीक है, तो इसमें ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हर चैप्टर को मैं शॉर्ट में लेके चलूंगा ताकि कम समय में पूरा चैप्टर खत्म कर दूं। ठीक है, और जो कॉलेज के बच्चे हैं वो ऑलरेडी चैप्टर को तो बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे। ठीक है, मैं भी नून पे लगातार सिखा रहा हूँ। क्लास 11 का पोर्शन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वो करवाने का मेरा टारगेट है। सारा पोर्शन तो ऑब्वियस नहीं हो पाएगा, बट क्लास 11 का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सब करवा रहा हूँ, जिसमें 4-5 चैप्टर मेरे हो भी गए हैं। ठीक है, तो आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं डेली 4 बजे आप उससे जुड़ सकते हैं नून ऐप के ऊपर। केमिस्ट्री बाय सोविन सर क्लास 11 रिवीजन। ठीक है, वो ग्रुप है आपका, उसमें जाके टाइप कीजिए आपको मिल जाएगा। चलिए सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। देखो जब आप बोलते हो हाइब्रिडेशन, एक चीज ध्यान दो आप लोग कि जब आप बोलते हो हाइब्रिडेशन तो एक चीज आपको समझना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है, जैसे कि आप ले लो मेल लॉयन ले लिया आपने और फीमेल टाइगर ले लिया, तो इनके थ्रू बायो में आपने सीखा होगा कि इस तरह से अगर आप कोई स्पीसीज लेते हो तो इसके थ्रू जो बनेगा वो बन जाएगा लाइगर। क्या बन जाएगा? लाइगर। एक नया स्पीसीज बन सकता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर मैं ये मेल है, ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है,
अगर मैंने बोला कि नहीं टाइगर आपने मेल ले लिया, ठीक है, और इसमें लॉयन आपने फीमेल ले लिया, तो इसके बाद जो बनेगा वो बनेगा टॉयन। क्या बन जाएगा? टॉयन। तो ये क्या बन गया? एक ऐसी स्पीसीज तैयार हो रही है जो बिल्कुल दो अलग अलग प्रजाति बोल सकते हो या स्पीसीज को मैंने मिक्स करके बनाया है। बट वैसा ही कंडीशन यहाँ पे केमिस्ट्री में बोला है लेने के लिए कि दो अलग अलग ऑर्बिटल, मतलब कि जो हाइब्रिडेशन है, ठीक है, जो हाइब्रिडेशन है वो एक्चुअल में क्या है? ऑर्बिटल, वन ऑर्बिटल, कोई भी एक ऑर्बिटल हो सकता है, प्लस अनदर ऑर्बिटल, ठीक है, प्लस अनदर ऑर्बिटल। कितना लिया वो पता नहीं, लेकिन उसके बाद जो बनेगा वो बन जाएगा आपके लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बन जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। बस यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। बोलो समझ में आ रहा है? ऑफ नियरली सेम एनर्जी होनी चाहिए, बस वो ध्यान देना, ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर एनर्जी होनी चाहिए, नियर अबाउट सेम एनर्जी होनी चाहिए। तो वन ऑर्बिटल ऑफ वन एटम लिंक्ड विद या फिर अटैच विद या फिर मिक्स्ड विद, रिकास्ट विद, ठीक है, अनदर ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम, ठीक है, हैविंग नियरली सेम एनर्जी टू गिव अ न्यू ऑर्बिटल, दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी को बोलेंगे हाइब्रिडेशन। अब जो हाइब्रिडेशन होता है वो तीन तरह का पाया जाता है हमारे 11th के सिलेबस में, हालांकि और ज्यादा होता है। 12th में तो जिन्होंने पढ़ा हो उनको पता होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने बहुत सारा किया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले में sp3d2 sp3d3, ठीक है, या d2 sp2, इस तरह से आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। पर यहाँ पे हम बोलेंगे तीन तरह के मेजरली पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला आने वाला है sp3 हाइब्रिडेशन। पहला क्या है? sp3। दूसरा क्या है? sp2 हाइब्रिडेशन। इसका डिटेलिंग में दिखाता हूं आपको कैसे करना है। और तीसरा जो होता है आपके लिए वो है आपके लिए sp हाइब्रिडेशन, ठीक है। तो ये आपके लिए sp हाइब्रिडेशन चलेगा, कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक चेक कर लो, क्योंकि अब मैं इन तीनों को डिटेल में लेकर चलने वाला हूँ कि भाई sp3 sp2 और sp क्या होता है, और इसके एग्जाम्पल की भी बात करूंगा ताकि जो एंट्रेंस के बच्चे हैं, जो कॉलेज के बच्चे, उनको कोई दिक्कत ना हो। ये तो छपेगा पेपर में, कॉलेज वाले याद रख लो आप लोग। इस तीनों में से एक छपने वाला है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, SSPP और sp ओवरलैप में से भी एक छपेगा और ये भी छपेगा, याद रखना। ये 101% वाले क्वेश्चन है। और इसके बाद एक MOT आएगा, वो भी छपेगा। तो इस चैप्टर में से काफी ज्यादा वेटेज होता है, और प्लस जो 4 से 5 मार्क के बड़े आंसर आएंगे वो इसी में से आएंगे, इस बात का ध्यान देना। चलो sp3 की मैं बात कर लेता हूँ पहले कि sp3 एग्जैक्टली कैसे काम करता है, क्या होता है sp3। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। बस आप लोग यार इस चैनल को सपोर्ट बनाए रखो, मजा आएगा आपको, एकदम देखो गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलो बात होने वाली है पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडेशन क्या होता है समझ लो जरा एकदम अच्छे से। तो अगर मैं बोलूं कि sp3 हाइब्रिडेशन की बात कर रहा हूं तो मतलब मैं एक s ले रहा हूं। s कितना है मेरे पास? देखो s सिर्फ एक है, तो मैं बोलूंगा 1s ऑर्बिटल लेना है हमें। बोलो समझ में आ गया? फिर p कितना लिया मैंने? 3, तो हम बोलेंगे 3p ऑर्बिटल। दिमाग चला बच्चे? 3p ऑर्बिटल मैंने ले लिया। अब इन दोनों को मिलाऊंगा तो 1s और 3, 1 और 3 मिलके क्या बनेगा? 4। तो हम बोलेंगे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। ध्यान से देना जरा, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो ये 1 क्या था? 1s ऑर्बिटल था। 3p का मतलब 3 लोब आएंगे इसके अंदर, 3 मतलब 6 लोब आ जाएंगे। यहाँ पे बोला है कि 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब आपको डायग्राम से समझाता हूँ। s ऑर्बिटल, s का कोई शेप नहीं होता तो भाई ये s ऑर्बिटल होगा तुम्हारे लिए, इस तरह से ले लो आप, ठीक है। इसका कोई शेप तो है नहीं, तो ये एक्सिस का कोई मतलब नहीं है, इस एक्सिस का कोई मतलब है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ये 1s ऑर्बिटल, बस इतना पता होना चाहिए। किस एलिमेंट का है पता नहीं। 3p ऑर्बिटल, 3p है तो कॉमन से इसको 1p बोलते हैं, भाई ये 1p है जो कि x दिखा रहा है, समझो ये 2p है और ये 3p हो गया। बोलो समझ में आया? कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी किसी को भी है तो बोल दो, कोई दिक्कत है कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये 3p हो गया। आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं एक्सिस के थ्रू, ये x है, ये y है और ये z है। आपको चॉइस है कैसे करना है आपको। कोई कंफ्यूजन? क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे 3p ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? 3p ऑर्बिटल। यस, कोई डाउट है बच्चे? तो सर बनेगा क्या? तो बनेगा 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो बनेगा वो sp3 बनेगा, बट 4 का मतलब है 4 लोब वाला। तो 1 2 3 4 चलेगा। ये इस तरह से 4 लोब वाले क्या बन जाएंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आ गई एकदम बढ़िया तरीके से? sp3 हाइब्रिडेशन जरा चेक कर लो बच्चे, फटाफट एकदम दिखा दो, अपने दिमाग में सेट कर दो कितना बढ़िया तरीके से ये चल रहा है इस समय कंसेप्ट। क्या बात है, एकदम धमाल तरीके से बढ़ रहा है भाई। मजा आएगी नहीं इस कंटेंट में? इसको रफ कर दो क्योंकि अब मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ। 3 एग्जांपल सिखाऊंगा आपको, मजा आ जाएगा एकदम। तीनों एग्जांपल में से एक क्वेश्चन निकलता है आपके कॉलेज के पेपर में या फिर एंट्रेंस में, ठीक है। रफ कर दो। चलो सबको समझ आ गया sp3 क्या होता है। अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ sp3
3 एग्जांपल की बात होने वाली है। पहला होने वाला है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होते हैं बच्चे वो sp3 ही बनाते हैं, इस बात का ध्यान देना। कार्बन कार्बन जितने भी सिंगल बॉन्ड रहेंगे वो sp3 बनाएंगे। यही तो क्वेश्चन निकलता है एमसीक्यू में कि चारों में से कौन सा sp3 दिखा रहा है। तो भाई बस देख लो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, टिक मार्क कर दो सीधा, sp3 हाइब्रिडेशन। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लेने वाला हूं मैं मीथेन, पहला एग्जांपल लेने वाला हूं मैं मीथेन। ठीक है, एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं, एग्जांपल से ले रहा हूं, ध्यान देना जरा। क्या आएगा बोलो, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन ले रहा हूं मैं। क्या ले रहा हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अब क्वेश्चन ये है कि फॉर्मेशन ऑफ मीथेन का मतलब क्या, तो मैं ब्रैकेट में दिखा देता हूं भाई। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करता है। ये किसको फॉलो करता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करेगा, कोई दिक्कत कहीं पर भी किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं कि क्या सीन होने वाला है। तो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन में sp3 हाइब्रिडेशन है। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें पॉइंट्स लेके चलना है तो कॉलेज के बच्चे लोग जरा ध्यान दे तो अच्छे से, इसको याद रखना है कि पहला पॉइंट आना चाहिए नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या आना चाहिए बच्चे, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मतलब अब हमको पहले बताना है कि हमको इस मीथेन को सॉल्व करने के लिए हमको क्यों sp3 की ही जरूरत पड़ी, ऐसा क्यों हमको sp3 लेना पड़ा। हम तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी कर सकते थे, ठीक है, अगर ट्राई करते थे, बट आपने देखा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पॉसिबल नहीं था। उसमें कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 2 अनपेयर थे और वैलेंस बॉन्ड ने बोला था कि हम 2 ही अनपेयर का बॉन्ड बनाएंगे, मतलब 2 ही बॉन्ड बनेंगे, जबकि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। तो टेट्रा वैलेंसी जो है कार्बन का वो इसी मेथड से पता लगाया गया। तो हम बोलेंगे द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, क्या बोलेंगे, द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है, इन मीथेन can be explained on the basis of sp3 hybridization। चलेगा, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इन मीथेन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हो गया हमारे लिए इंफॉर्मेशन कि हमने sp3 का क्यों चुना यहाँ पे। सेकंड आने वाला है आपके लिए sp3 हाइब्रिडेशन जो होता है वो कार्बन कैसे दिखाता है। तो sp3 हाइब्रिडेशन इन कार्बन एटम, कि कार्बन एटम में एक्चुअल में sp3 कैसे होता है हमको वो बताना है। कार्बन एटम में sp3 कैसे होता है भाई, पता तो चलना चाहिए कार्बन कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे आप बोलेंगे द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड its electronic configuration is कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2। कोई डाउट है, इसको थोड़ा सा मैं जरा स्टाइल लिख देता हूँ यहाँ पे हीलियम के टर्म में। हीलियम मतलब ये हीलियम के बराबर है, 1s2 किसके बराबर है, हीलियम के बराबर है। ये बन जाएगा 2s2, ये बन जाएगा 2p2। कोई डाउट है कहीं पर भी तो बोल देना, कोई दिक्कत है। अब इसको अगर मैं ग्राउंड स्टेट में देखूँ, ग्राउंड स्टेट का मतलब बिना कुछ ऐड किए बिना कुछ रिमूव किए, तो मैं इस सिचुएशन में पहुंच रहा हूँ कि 1s बन चुका है हीलियम और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में ब्लॉक तो 3 बनता है बट इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही है। पहले वाले को बोलेंगे 2px, दूसरा वाला 2py, तीसरा वाला 2pz। क्या ये बात समझ में आई ग्राउंड स्टेट में। फिर ये क्या होगा, यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक बॉक्स खाली है, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा और ये बंदा इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाएगा, तो जिसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। चलेगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि हीलियम अपनी जगह पे ही रहेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके निकलेगा और यहाँ पे जो बड़ा प्यारा सा आंसर बन जाएगा 1 2 था, एक और आ गया, ये बन जाएगा 1 2 3। अब इसको हम बोलेंगे 2s और इसको बोलेंगे 2px 2py 2pz। चलेगा, अब हमको पता चल गया कि भाई कार्बन 4 बना था, तो 4 अनपेयर हमको भी दिखाई दे रहा है अच्छे से, 4 अनपेयर हमको भी दिखाई दे रहा है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ, जरा देख लो, फॉर्मेशन ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बोलो समझ में आया कि अब जो है प्रॉपर 4 दिख रहे, मतलब अब जो है कि sp3 बन सकता है। कैसे बनेगा भाई, तो ये आ गया हीलियम और ये बंदा आ चुका है 1 2 3 4, ले लो इस तरह से, ठीक है। कोई डाउट है कहीं पे तो बोल देना मुझे, चेक कर ले बच्चे इस तरह से, कोई दिक्कत है। 1 2 3 4 दिखाई दिया सबको, बड़े अच्छे से दिखाई दे रहा है यार। अब इसको हम क्या बोलेंगे भाई, 1s और 3p मिलके क्या बन गया, ये sp3 बन चुका है। ये बन चुका है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बन चुका है बोलो, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। चेक करो फटाफट, दिमाग चलाओ एकदम जल्दी से, मजा आ जाना चाहिए एकदम, हम तहलका मच जाना चाहिए, है कि नहीं। इसके बाद क्या बचेगा जरा चेक करो। इसके बाद एक और पॉइंट छोटा सा है कि फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। देख ले बच्चे यहाँ पे, तो हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन
मॉलिक्यूल। कैसे बनेगा मीथेन मॉलिक्यूल? बड़ा सिंपल है यार, ये सेम चीज उठा के लिख दो। यहाँ पे हीलियम है और यहाँ पे कितने अनपेयर थे आपके पास? 4। तो ये 1 2 3 4 अनपेयर थे, लेकिन आपको 4 हाइड्रोजन में आ गया क्योंकि ये तो कार्बन दिखा रहा है। ये जो दिखा रहा है ना sp3 वो कार्बन का दिखा रहा है। अब हमको क्या करना है, एक एक के पीछे एक एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और इस तरह से क्या बन जाएगा, ये CH4 मॉलिक्यूल बन गया। बोलो समझ में आया? चेक कर बच्चे फटाफट। क्या ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है? हर एक चीज एकदम दिमाग के नसों में सेट हो गया एकदम बढ़िया तरीके से। चलेगा, पॉइंट नंबर 2 खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 3 जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप। ये डायनाम आने वाला है इसमें, ऑर्बिटल ओवरलैप। ठीक है, ऑर्बिटल ओवरलैप जरा चेक कर ले बच्चे कैसे आएगा। जब आप बोलते हो ऑर्बिटल ओवरलैप तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो एक्चुअल में, कि आपने मीथेन के लिए सिर्फ देखो यहाँ पे मीथेन का देखो पहले स्ट्रक्चर देख लो। एक कार्बन होगा जिसके पास 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो कार्बन कैसा दिखेगा बोलो? कार्बन कैसा दिखेगा? कार्बन ऐसा दिखेगा, दिख रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 अनपेयर्ड। अभी sp3 का डायग्राम कैसे बनता है आपको ही पता है, 1 2 3 4। याद आया? कुछ याद आया? ये क्या है बच्चे? तो आप बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। सही बात है। किस एटम के लिए ये? तो बोलेंगे कार्बन एटम के लिए। इसके ऊपर कितना H अटैच है? तो 4H अटैच है। H क्या होता है? देखो यहाँ पे जनरली ये जो है ना 1s ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? 1s ऑर्बिटल। किस एटम के लिए? तो हम बोलेंगे H एटम के लिए। समझ में आ रहा है? ये 1s ऑर्बिटल। 4 क्यों लिया? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 इसीलिए ले लिया। अब यहाँ पे डायग्राम देखो कैसे बनेगा, बड़ा ही प्यारा सा आंसर आने वाला है। ठीक है, 1 2 3 4, बस यही आंसर है। चेक कर लो, 4 मार्क का आंसर कितना इजी था ये। यहाँ पे H आ गया, H आ गया, H आ गया, H आ गया। इसको हम बोलेंगे भाई प्रॉपर मीथेन मॉलिक्यूल। बोलो मजा आया कि नहीं आया? बोलो मजा आया कि नहीं आया भाई? चौथे पॉइंट में देख लो यहाँ पे क्या लिखना है, तो ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल। चौथे पॉइंट में क्या लिखना है? ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल। मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ। ज्योमेट्री जो होगा बच्चे वो टेट्राहेड्रल होने वाला है। क्या होने वाला है? टेट्राहेड्रल। sp3 99% आपको टेट्राहेड्रल दिखाएगा। बॉन्ड एंगल आपको याद करना पड़ता है हर एक के लिए। जैसे यहाँ पे 109.5 डिग्री है मीथेन के लिए, पानी के लिए थोड़ा सा और कम हो जाएगा, अमोनिया के लिए थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, अमोनिया के लिए थोड़ा कम होगा, 107 के आसपास रहेगा, पानी के लिए 104 105 के आसपास रहेगा। ठीक है, चेक करो जरा, ये कंप्लीट 4 मार्क का आंसर आपके सामने चमक रहा है। देख ले बच्चे कितना बढ़िया आंसर है और कितना बढ़िया तरीके से मैंने आपको लिखा के दिया है, और एंट्रेंस वाले बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे। हाँ सर, अब चीजें क्लियर हो गई है कि कैसे हमको कोई भी कंटेंट पूछेगा तो हम कैसे इसको फोड़ेंगे एग्जाम में। लेकिन आपको चूज करना है, 4 ऑप्शन में से चूज करना है। लेकिन तब चूज कर पाएंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। क्या यार मुझे तो पता है, मुझे तो पता है क्या पूछा जा रहा है, दिमाग चला बच्चे जल्दी से। कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी? यस, तो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मैंने बता दिया। अब मैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया बताने जा रहा हूं। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। चलिए तो बात कर लेते हैं अमोनिया। अमोनिया का जो हाइब्रिडेशन होने वाला है यहाँ पे sp3 होने वाला है, बट कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, चलो देखते हैं। तो एग्जांपल 2 ले लेता हूं मैं यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये भी किसको फॉलो करेगा? तो बाय डिफॉल्ट sp3 हाइब्रिडेशन को फॉलो करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट वही आने वाला है, नीड ऑफ हाइब्रिडेशन। अब अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है वो तो 3 बॉन्ड बनाता है, वो तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ भी बना सकता है। तो यहाँ पे नीड ऑफ हाइब्रिडेशन जो होगा वो बॉन्ड एंगल एक रीजन होने वाला है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे बॉन्ड एंगल। मैं शॉर्टकट में दिखा रहा हूं आपको। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल एक रीजन होने वाला है। पॉइंट नंबर 2 में आप बोलने वाले हो कि sp3 हुआ कैसे? तो हम बोलेंगे भाई sp3 हाइब्रिडेशन इन नाइट्रोजन एटम। sp3 हाइब्रिडेशन, ध्यान देना, यही से चीजें समझ में आती है थोड़ी सी। sp3 हाइब्रिडेशन इन नाइट्रोजन एटम, जरा सोचो पहले। अब n का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा बोलो? 1s2 2s2 2p3। सही बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो अगर मैं इसको दैट इज करके लिख दूं यहाँ पे कि भाई ये तो बन जाएगा हीलियम बहुत अच्छे से, ये बन जाएगा 2s2, ये बन जाएगा 2p3, चलेगा। अब इसको मैं ग्राउंड स्टेट में अगर मैं देखूं, इसको ध्यान से जरा चेक करना, तो आपको नहीं लगना कि ग्राउंड स्टेट में ये चीज कुछ ऐसी बन जाएगी। देखो ये हीलियम वैसे का वैसे रहेगा, ये बन जाएगा 2s और ये बन जाएगा 2p। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ बन जाएगा 1 2, यहाँ पे 1 2 3 बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं 2s, इसको हम बोलेंगे 2px, इसको बोलेंगे 2py, इसको बोलेंगे 2pz। चेक करो जल्दी से।
अब हम बात करने वाले कि हमको यहाँ पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाना चाहिए, क्योंकि अमोनिया में N के पास 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 अनपेयर्ड पहले से ही है। तो क्या एक्साइटेड होने वाला है? क्या एक्साइटेड होने वाला है? बिल्कुल नहीं होगा। मतलब यहाँ पे एक्साइटेड नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन चलेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया। यहाँ पे आप दिखाएंगे इस तरह से कि भाई ये हीलियम है और इन दोनों को आपने क्या किया, मर्ज कर दिया। तो ये मर्ज होके ये 1 2 आ गया, यहाँ पे 1 2 3 आ चुका है, चलेगा। ये बन चुका है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर इस केस में एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी एक लोन पेयर बच जाता है, ये आपको पता होगा, चलेगा। ये यहाँ पे आने वाला है। तब हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ये मैं शॉर्टकट में दिखा रहा हूं, मैंने एक जो करा एकदम अच्छे से करा, अब मैं रफली बता रहा हूँ सिर्फ कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई इस तरह से चीजें आपको समझनी है, ठीक है। ये हीलियम हो चुका है, ये 1 2 था, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस तरह से बन जाएगा अमोनिया मॉलिक्यूल। बोलो समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया? चेक कर बच्चे, फटाफट जल्दी से दिमाग चलाओ अपना एकदम बढ़िया तरीके से, और बोलो कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बोल दो। सारे बच्चे मैं हट चुका हूँ, जल्दी से देख ले बच्चे, कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। यस, कोई डाउट है बच्चे? बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, क्लियर है? चलो अब बात करेंगे, अब बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर, ये पॉइंट नंबर सेकंड था, पॉइंट नंबर थर्ड की बात करेंगे, ऑर्बिटल ओवरलैप की। ऑर्बिटल ओवरलैप, ये डायग्राम काफी कुछ बताता है बच्चे आप लोग को, ये डायग्राम काफी कुछ बता देगा आपको। देखो ऑर्बिटल ओवरलैप में क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है, लेकिन कैसे होगा जरा देखो। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4, बराबर दिखाई दे रहा है कि दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। आप क्या बोलेंगे? ये जो है ना आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्या है ये? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, बट किसके लिए है? तो आप बोलेंगे n एटम के लिए, मतलब कि नाइट्रोजन एटम के लिए। इसमें कितना हाइड्रोजन मिलाना है? तो बाय डिफॉल्ट 3 हाइड्रोजन मिलाना है। तो जब आप इसके अंदर 3 हाइड्रोजन मिलाएंगे, मतलब ये हो गया आपके लिए एक तरह से बोल सकते हैं कि इसके अंदर H एटम के लिए, किसके लिए है? H एटम के लिए, ठीक है। ये s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है H एटम के लिए। तो बोलो ये कैसे बन जाएगा? ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आया समझ में? देखो यहाँ पे एक के अंदर, एक लोब के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है जो किसी काम का नहीं है, इसको हम लोन पेयर बोलेंगे, और बाकी जो है कि आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे जिसपे H अटैच होकर बॉन्ड बनेगा। बोलो समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया? ये इस तरह से आंसर बन गया। बोलो समझ में आया? ये क्या होता है? ये sp3 है, ये क्या है? S है, तो इसको हम कहीं पे sp3s बॉन्ड भी बोलते हैं। एमएसटी में पूछा गया कई बार, ठीक है। क्या अमोनिया के अंदर N और H के बीच में कौन सा ओवरलैप होता है? और ऑप्शन होता है sp3s, sp3 ss, तो आपको टिक मार्क करना sp3s, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है? और इसको हम सिग्मा बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये कौन से बॉन्ड है? ये सब सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड जो कि कोएक्सियल होते हैं। तो ये बन गया आपके लिए अमोनिया मॉलिक्यूल। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? अगर मैं ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल की बात करूं, तो ज्योमेट्री जो होता है sp3 वाला, वो मोस्ट ऑफ, जैसे मैंने बोला कि टेट्राहेड्रल रहेगा, थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजेस होते हैं, बट ठीक है, आप टेट्राहेड्रल ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ऑप्शन वेरी करेगा, ठीक है। लेकिन बॉन्ड एंगल की बात करो तो ये बॉन्ड एंगल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आपको बोलना है कि 107 डिग्री 18 मिनट, ये कुछ इतना बॉन्ड एंगल आएगा जो आपको याद करना होगा। ये आपको याद करना कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, ठीक है। चेक कर लीजिए फटाफट। अमोनिया खत्म हो गया, अब मैं पानी बताने वाला हूँ, ठीक है। पानी की बात करने वाले हैं, पानी की बात होने वाली है। रेडी है सब लोग? चलिए, तो अब बात होने वाली है वाटर मॉलिक्यूल की। फटाफट देख लो, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया खत्म हो गया, अब बात होने वाली है वाटर मॉलिक्यूल की। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। देख रहे हैं आप लोग, फटाफट धड़ल्ले से उड़ रहे हैं, मतलब ये चैप्टर एकदम, है कि नहीं? यस, तो बिल्कुल कंफ्यूजन होना चाहिए। ये चैप्टर जो कि खत्म हो जाएगा आपका, और जो एक टारगेट मैंने लिया है अपने एमएसटी और 11 के बच्चों के साथ में, उसे ट्राई करूंगा कि समय पे पूरा करूं ताकि बेनिफिट हो जाए सबके लिए। तो बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3, जिसमें आने वाला है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी किसको फॉलो करेगा? तो sp3 हाइब्रिडेशन को फॉलो करता है। अगेन इसके अंदर आएगा नीड ऑफ हाइब्रिडेशन। पानी का जो बॉन्ड एंगल होता है ना भाई, वो और ज्यादा कम हो जाता है। तो पानी का एंगल और ज्यादा कम क्यों होता है आपको दिखाऊंगा। अमोनिया का देखो पहले वाले के कंपेयर में 109.5 से कम हो गया, 107 पे आ गया, अब इसका 105.4 के आसपास आएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि कम क्यों होते चले जा रहा है, उसका रीजन भी मैं एंड में डिस्कस करूंगा, ठीक है। नीड ऑफ हाइब्रिडेशन, इसके अंदर भी बॉन्ड एंगल का लॉजिक रहेगा,
ठीक है, इसका भी बॉन्ड एंगल का लॉजिक है कि मतलब बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दिस मच व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडेशन। फिर सेकंड आने वाला है कि भाई sp3 जो होगा वो कैसे ऑक्सीजन दिखाएगा, तो sp3 हाइब्रिडेशन इन ऑक्सीजन, ध्यान देना बच्चे, sp3 हाइब्रिडेशन इन ऑक्सीजन इन O एटम, दिमाग चलाना पूरा का पूरा समझ में आएगा। sp3 हाइब्रिडेशन देखो, तो अगर मैं बोलूं कि पहले एटॉमिक नंबर कितना है, बोलो जरा, एटॉमिक नंबर ऑफ O6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, चलेगा, 2 2 4 2 6, सॉरी एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, तो 2 2 4 को 4 कर दो, अब सही है। अब हम बोलेंगे कि ये बन जाएगा हीलियम 1s2 और ये बन जाएगा आपके लिए 2s2, ये बन जाएगा 2p4, क्लियर है। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो बन जाएगा ग्राउंड स्टेट में, क्या बन जाएगा बच्चे, तो हम बोलेंगे कि भाई ग्राउंड स्टेट में कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन चुका है हीलियम, ये बन चुका है 2s और ये बन चुका है 2p, चलेगा, ये 2s है, ये 2px हो चुका है, 2py हो चुका है, 2pz हो चुका है, ये 1 2 है, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया। कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी तो देख लो, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि O कितना बॉन्ड बनाता है, सर O तो 2 ही बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब ये कि ये पूरा का पूरा इस समय कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई एक्साइटेड होगा ही नहीं, यहाँ पे कोई जगह भी खाली नहीं है और कोई एक्साइटेड भी नहीं होगा। इसका मतलब कि आपका इसके बाद सीधा आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ sp3, चलेगा, तो यहाँ पे आप बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। पिक्चर क्लियर होना एकदम अच्छे से, यस। तो बोलो क्या करेंगे, यहाँ पे हीलियम ले लिया मैंने, फिर यहाँ पे क्या ले लिया, 1 2 वैसे का वैसे ही है, ये भी वैसे का वैसे ही है, बराबर, ये इस तरह से। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम मर्ज कर देंगे, क्या करेंगे, इसको हम मर्ज कर देंगे इसके साथ, बोलो समझ में आया। तो ये प्रॉपर बन जाएगा आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या ये बात समझ में आई सबको, क्या ये बात सबको समझ में आ गई, ये चीजें जो सबसे अलग है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ H2O, तो इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें तो बाय डिफॉल्ट कि आपके पास जो ऑक्सीजन है उसके बाद 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 2 इलेक्ट्रॉन है, और उसके अलावा आप बोल सकते हो कि 2 लोग और ऐसे हैं जिनके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, देखो इस तरह से, ये हो गया आपके लिए पानी, और यहाँ पे एक एक H आ जाएगा तो ये बन जाएगा पानी, तो ये बन गया वाटर मॉलिक्यूल। चेक करो फटाफट, यहाँ तक चेक करो, पहले कोई कंफ्यूजन है तो बोलो मुझे, कोई डाउट है किसी को भी कहीं पर भी तो बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी किसी को भी। यस, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, आगे बढ़े। चलो अब आने वाला है पॉइंट नंबर 3 जिसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप। ऑर्बिटल ओवरलैप की बात होने वाली, तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे देखो O आपको दिख रहा है sp3 वाला कैसे, 1 2 3 4, इसमें 2 में उसके पास क्या है, देखो 4 लोब तो बनेगा, ये तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 4 लोब तो बनने वाला है कि नहीं, 4 लोब बनेगा। बट इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, जैसे कि 4 लोब में से पहले क्या था कि एक पे इलेक्ट्रॉन था, तीनों खाली थे, और कार्बन वाले में चारों खाली थे, चारों हाइड्रोजन मैंने अटैच किया था, पर यहाँ पे 2 में इलेक्ट्रॉन आ गए, अब बचेंगे सिर्फ 2। अब इस पे कितना हाइड्रोजन लगाना है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बड़ा प्यारा सा बन जाएगा, देख लो इस तरह से आंसर बन जाता है, जिसको नहीं पता देख लो, यहाँ पे आके H आके जमा हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे बड़ा प्यारा सा आंसर, यहाँ पे विथ इलेक्ट्रॉन आंसर आ जाएगा, चेक कर बच्चे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन हमारे लिए ये निकलता है, क्वेश्चन हमारे लिए एकदम सिंपल सा निकलता है, क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है कि सर इसका बॉन्ड एंगल कम क्यों हो गया, क्योंकि आप अगले स्टेप में हम यही बोलने वाले हैं। तो बॉन्ड एंगल कम क्यों होता है, क्योंकि तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चे, ये इसका अपना खुद का एक वजन होता है, तो इस वजन से ये जो होता है ना लोब, ये और सिकुड़ता है, यहाँ से ये भी सिकुड़ जाता है। जबकि अमोनिया वाले केस में इनकी वजह से ना सिर्फ ये दोनों सिकुड़ रहे थे, लेकिन कम सिकुड़ रहे थे। यहाँ पे भाई 4 इलेक्ट्रॉन का वजन आ रहा है, जबकि अमोनिया वाले केस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का वजन था। तो वजन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो अमोनिया में सिर्फ 1 लोन पेयर था, बॉन्ड एंगल कम हो गया। कार्बन में कुछ भी नहीं था, इसलिए बॉन्ड एंगल एकदम ज्यादा था, और पानी के अंदर बॉन्ड एंगल एकदम कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो वजन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया। तो पॉइंट नंबर 4 में मैं ले लेता हूँ ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ये भी अभी तक टेट्राहेड्रल ही रहेगा, बट इसको हम कहेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब ये वापस से मैं बोल रहा हूँ, ये एमसीक्यू में अलग अलग नाम भी इसके आते हैं, ठीक है। वो एमसीक्यू में अलग अलग नाम आ सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या दिया, बट टेट्राहेड्रल तो बाय डिफॉल्ट रहेगा। वी शेप के नाम से भी जानते हैं इसको, मतलब ये ऐसा होता है, देखो इस तरह से दिख रहा है कि नहीं आपको, ये ऐसा, फिर ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो इसके ऊपर अटेंशन ना, ऐसा ऐसा दिख रहा है, तो इसको उल्टा वी कर दो इस तरह से, ये वी शेप के नाम से भी जाना था, ठीक है।
कहीं अगर आ गया वी शेप तो भी चलेगा। और बॉन्ड एंगल जैसे मैंने आपको बताया, बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो इसका बॉन्ड एंगल होगा 4 डिग्री 35 मिनट, ये इसके आसपास है, चलेगा। चेक कर ले बच्चे, फटाफट दिमाग चलाओ अपना। इस तरह से ये जो है आपका पानी का sp3 मैंने खत्म कर दिया। चेक करो जल्दी से, दिमाग चलाओ, क्योंकि अब आने वाला है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए तो sp2 हाइब्रिडेशन की बात कर लेते हैं, जो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो अगर मैं बात करूंगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो एग्जैक्टली आपको क्या पता होना चाहिए, जरा देख लो यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि s यहाँ पे एक है, मतलब मैं बोलने वाला हूं कि 1s ऑर्बिटल होने वाला है, और इसमें 2p ऑर्बिटल मिलाने वाला हूं मैं। 2 आपके लिए p ऑर्बिटल होगा, 2p ऑर्बिटल होगा। तो इसके बाद जो आंसर बनेगा वो 1 + 2 मिलके 3 बन जाएगा, मतलब 3 लोब वाला 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्या ये बात समझ में आ गई? सर इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो 1s का मतलब है एक s रहेगा जो कि इस तरह से रहेगा, हालांकि हमको ये x से दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको x ले लो, y ले लो, z ले लो, चलेगा। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने सिर्फ ना 2p मिलाया है, तो एक p और ये दूसरा p, सिर्फ 2p ही मिलाएंगे, तीसरा p हमने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। तो हमने सिर्फ x और y मिलाया है, इस तरह से समझ लो, z नहीं मिलाया। तो इसके बाद जो आंसर बनता है वो 3 लोब वाला बनेगा, 1 2 3, देख लो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ गई? पहले चेक करो जल्दी से, फटाफट दिमाग चला लो। सर इसके अंदर एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे? इसका नाम क्या होगा? इसको हम बोलेंगे 1s ऑर्बिटल, इसको हम बोलेंगे 1s ऑर्बिटल, इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे 2p ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपको आंसर क्या मिल गया? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके एग्जांपल में ज्यादा एग्जांपल, ये 2 एग्जांपल है जो हमें सीख रहे हैं। पहला है इथिलीन मॉलिक्यूल, जिसको हम इथिन के नाम से भी जानते हैं, आईयूपैक में हम इथिन बोलते हैं। और दूसरा एक बड़ा फेमस एग्जांपल होगा आपके लिए PF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो ये 2 चीजें हमें यहाँ पे सीखना है डिटेल में, जो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में छपता है ये कॉलेज के पेपर में, और एंट्रेंस वाले आप भी ध्यान रखो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया भाई, इथिन आ गया ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या बनाएगा बच्चे? sp2 बनाएगा। तो रेडी है सब लोग? तो चलिए आपको दिखाता हूं मैं sp2 हाइब्रिडेशन का जो पहला एग्जांपल है इथिलीन वाला, वो दिखाता हूं। चलो गेट रेडी फटाफट, एकदम इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे आपको मजा आ जाएगा एकदम। चलिए तो फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं इथिलीन मॉलिक्यूल, बहुत अच्छे से कराने वाला हूं। मैंने बार बार बोल रहा हूं कि जो एक एक एग्जांपल है सबका अच्छे से करा के दे रहा हूं कि कैसे एग्जाम में लिखना है, कैसे करना है, ठीक है। बट जो दूसरा होगा आप समझ जाएंगे कैसे करना है, क्योंकि आप पैटर्न समझ जाते हो तो आपको इजी लगने लगता है। चलेगा, स्टार्ट किया जाए? चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए तो बात होने वाली है sp2 के एग्जांपल्स की। sp2 का एग्जांपल्स क्या है? तो sp2 का एग्जांपल है यहाँ पे इथिलीन मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए इथिलीन मॉलिक्यूल, तो एग्जांपल्स ले लेता हूं मैं यहाँ पे, इथिलीन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एग्जांपल्स नंबर 1 है फॉर्मेशन ऑफ, दिमाग चला लो एकदम मजा आ जाएगा आपको भी। फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन, जो कि किसकी मदद से होने वाला है? sp2 हाइब्रिडेशन की मदद से होने वाला है, ठीक है। तो पॉइंट्स वही रहने वाले, कुछ अलग नहीं होने वाला कि कुछ अलग होने वाला है। पहला पॉइंट से नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान देना बच्चे, इसमें ना ये कॉमन नीड है। ये जो नीड अब मैं लिखाने वाला हूं ना, ये सबके लिए कॉमन होने वाला है, क्योंकि ना कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये बात आपने ऑलरेडी sp3 में बता दिया था। तो यहाँ पे दोबारा मत बोलना भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है इसलिए हम sp2 में भाग कर आ रहे हैं, नहीं। sp2 में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कार्बन का जो बॉन्डिंग बनता है यहाँ पे वो कितना एंगल दिखाता है हमको पता ही नहीं। तो sp2 का कॉमन एंगल है, दैट विल बी 120 डिग्री। याद करो एमसीक्यू के लिए सारे बच्चे, sp2 में कितना बॉन्ड एंगल बनता है? तो 120 डिग्री। सर उसका ज्योमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल, फिक्स्ड है, चिपका लो एकदम अच्छे से अपने दिमाग की नसों में। नीड ऑफ हाइब्रिडेशन क्या बोलेंगे? द बॉन्ड एंगल, the bond angle in ethylene is 120, which can be explained on the basis of the bond angle in ethylene is 120 degree, which can be explained on the basis of
sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बोलो समझ में आया? द बॉन्ड एंगल इन इथिलीन मॉलिक्यूल इज 120 डिग्री व्हिच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पिक्चर क्लियर है? चलो सेकंड की बात कर लेते हैं भाई। सेकंड क्या है? तो हम बोलेंगे कि एक्चुअली sp2 आया कैसे। तो हम बात करने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम। ठीक है, दिमाग चलाना मजा आ जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो sp3 भी दिखा रहा था इसके पहले। हाँ बच्चे, वहां पे sp3 दिखा रहा था, यहाँ पे sp2 दिखाएगा क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया है। क्या बोलेंगे? द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज the atomic number of carbon is 6 and its electronic configuration is is 1s2 2s2 2p2 that is ये बन जाएगा हीलियम 2s2 2p2। कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो, कोई डाउट है कहीं पर भी किसी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करने वाले हैं? ग्राउंड शीट ले लेंगे। बोलो ग्राउंड शीट में क्या होगा ये? तो हम बोलेंगे ये हीलियम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2s का 2s ही रहेगा और ये 2p जब देखना है क्या बन जाएगा? 2p का आगे हम देख लो 1 2 3 है। ये वैसे का वैसे रहेगा, ये 1 2 ही रहेगा। ये 2s है, ये बन जाएगा 2px, ये बन जाएगा 2py, ये बन जाएगा 2pz। ऑब्वियसली एक्साइटेड स्टेट होने वाला है। क्यों एक्साइटेड स्टेट होगा इसके अंदर? क्यों? क्योंकि कार्बन 4 वन बनाता है। यहाँ पे इस समय अभी अनपेड आपके पास 2 ही है, तो एक्साइटेड स्टेट होने वाला है, बाय डिफॉल्ट है ये। तो इसके अंदर 1 रहेगा और बाजू वाले के अंदर 1 शिफ्ट हो गया, तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे। मतलब ये बन जाएगा आपके लिए 2px, ये बन जाएगा 2py, ये बन जाएगा 2pz, ये बन जाएगा 2s। कोई डाउट है किसी को एक्साइटेड स्टेट में? बिल्कुल डाउट नहीं है। तो अब क्या होने वाला है? बोलो अब क्या होने वाला है? आप सबसे बड़ा दिक्कत है कि सर अब क्या होगा? तो कुछ होगा नहीं यार। अब क्या करना है आपको? बस sp2 कैसे होता है वो आपको दिखाना है। तो फॉर्मेशन ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिमाग चलाना बच्चे, यही चीजें जो सबको समझ में नहीं आती है। अब ये sp2 की बात हो रही है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड sp2 बनाता है। तो एक s और 2 p आप लेने वाले, मतलब एक s ले लिया मैंने और 2 p को मर्ज कर दिया। तो एक p जो है 2pz जो रहेगा वैसे का वैसे ही खाली बचा रहेगा। और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन में क्या बन जाएगा बच्चे? sp2 ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? और 2pz वालों को हम क्या बोलेंगे? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कई बार एमएसटी में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है बच्चे। कौन सा ऑर्बिटल होता है जो अनहाइब्रिडाइज्ड होता है? 2pz 2px 2py, ऐसे कुछ भी देंगे ऑप्शन में। तो 2pz ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है। क्या है ये? अनहाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब समझाऊंगा क्या होता है। कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी यहाँ तक है बच्चे तो बोल दो पहले। अब इसके आगे क्या होने वाला है? तो इसके आगे हम बोलने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल, जो और ज्यादा इजी होगा। फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल। और तो ऑब्वियस आपको कि सबका सब पूरा कर देंगे, ठीक है। बहुत से लोग को यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होती है, इससे ये पूरा कैसे हुआ? एक s है, 2p यहाँ पे है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड यहाँ पे है। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये पूरा कैसे होगा? तो ऑब्वियस है यार, जब ये सिंगल सिंगल इनके साथ जब एक एक और मिलेगा तो पूरा हो जाएंगे, है कि नहीं? ये पूरा मिला के आपको बनाएंगे C2H4 मॉलिक्यूल। बट इसको समझाना आपको ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, तो मैं डायग्राम में समझाऊंगा। दैट इज ऑर्बिटल ओवरलैप में मैं बताने वाला हूँ। पहले चेक करो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट है? क्योंकि ऑर्बिटल ओवरलैप में मजा आ जाएगा आपको देख के यार डायग्राम। तो अब बात करते हैं नंबर 3rd पॉइंट, दैट इज ऑर्बिटल ओवरलैप। ऑर्बिटल ओवरलैप एकदम तैयार मोड में है सब लोग। ऑर्बिटल ओवरलैप में समझाने से पहले ना बच्चे जरा ऊपर आ जाओ थोड़ा सा। ये देखो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नेचर कैसा। देखो यहाँ पे ये इथिन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, देखो ऐसे बनता है। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। ये स्ट्रक्चर जो मुझे बनाना है, तो मैंने क्या किया, पहले फिलहाल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना लेता हूँ। कितने कार्बन है मेरे पास? 2 कार्बन है। तो मैंने क्या किया, sp2 में कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं। मैंने 3 लोग बना दिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कार्बन है। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। ये एक्चुअल में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जैसे sp3 में हम पहले 4 लोग लेते थे, बट ये किसका है? तो हम बोलेंगे कार्बन एटम का। क्या ये बात समझ में आ गई? एकदम बढ़िया से आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे कितना हाइड्रोजन लगाना है? तो 1 2 सर टोटल 4 हाइड्रोजन लगाना है। कितना हाइड्रोजन? 4। तो हमने क्या किया, 4 हाइड्रोजन दिखा दिया। ये हाइड्रोजन है मेरे लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
ये 1s ऑर्बिटल है कौन से एटम का, तो बाय डिफॉल्ट ये H एटम का है। क्या ये बात समझ में आई? तो सर इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, चलो जरा देख लो इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। कार्बन कार्बन पहले आपस में लिंक होंगे, देखो ये इसके साथ ये लिंक हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? देखो ये बन गया कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो ये वाला बॉन्ड बन चुका है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन, मतलब आपको समझ में आ गया कि हाँ ये वाला पार्ट बन चुका है। देखो जो पार्ट बन रहा है वो मैं स्पेसिफाई करके जाता हूँ। ये वाला पार्ट बन चुका है, देखो ये वाला बन चुका है, ये वाला भी बन चुका है। क्लियर है? अब इसका दूसरा जो लोब है नीचे वाला वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो इसके ऊपर भी हाइड्रोजन आ गया, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन आ गया। बोलो समझ में आ रहा है सबको? ये H हो चुका है, ये H हो चुका है। क्या कोई कंफ्यूजन है? आप बोले सर ये वाला भी बन चुका है, वेरी गुड, ये वाला भी बन चुका है, क्या बात है। बट क्वेश्चन अभी तक वही रुका हुआ है कि भाई चौथा बॉन्ड कहाँ पे? मतलब आपने तो 1 2 3 बॉन्ड बना दिया, एक कार्बन के 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, मतलब इसका 1 2 3 बॉन्ड समझ में आ गया। चौथा जो अनहाइब्रिडाइज्ड जो उसका क्या सीन है? तो चलो मैं इसका सीन पहले बताता हूँ आपको। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको दाल बनाना है, दाल समझते हैं, दाल चावल भाजी रोटी बनती है ना आपके घर में, दाल का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अगर आपको दाल बनाना है तो दाल बनाने का प्रोसेस क्या है? तो आप बोलेंगे सर दाल बनाने के लिए क्या करना है? दाल लेना है, उसको धोना है, उसको कुकर में डाल देना है, हल्दी नमक और पानी वानी डाल के पैक करके डाल दो, सीटी मारेंगे, दाल पक गई, खत्म। दाल बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। और जो दाल पक कर निकलेगी दैट विल बी द हाइब्रिडाइज्ड दाल रहेगी। वो कैसी दाल रहेगी? हाइब्रिडाइज्ड, मतलब हर एक चीज बदल चुका रहेगा। नमक जो पहले आपको दिख रहा था पाउडर फॉर्म में वो एकदम मिक्स हो गया, अलग ही लेवल का हो गया। दाल जो पहले कड़क थी, हार्ड थी, वो एकदम मेल्ट हो चुकी रहेगी, है कि नहीं? पानी जो पहले ट्रांसपेरेंट था वो एकदम येलो कलर का हो चुका रहेगा। मतलब हर एक चीज अलग लेवल पे चला गया है, दैट इज हाइब्रिडाइज हो चुका है। अब ऐसे ही एग्जांपल, दाल के एग्जांपल में मान के चलो कि आपके उस दाल में एक पत्थर भी है छोटा सा, तो उसको भी आपने उसी के साथ में डाल दिया और जब हाइब्रिडाइज हो गया, जब सब दाल पक चुकी है, तो क्या पत्थर भी पक चुका है? आप बोलेंगे नहीं सर, पत्थर तो वैसा का वैसे ही रहता है, पत्थर तो कड़क का कड़क ही रहेगा, हार्ड का हार्ड ही रहेगा। मतलब कि जो हाइब्रिडाइज हुआ था उसके अंदर एक बंदा ऐसा भी है जो अनहाइब्रिडाइज है, और वो कौन है? यहाँ पे पत्थर है, बराबर ना? तो पत्थर अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया, जैसा कड़क था वैसा का वैसा अभी भी है। तो वैसे ही अनहाइब्रिडाइज जो होते हैं वो रहते हैं हाइब्रिडाइज के साथ में भले ही हैं, लेकिन वो अनहाइब्रिडाइज वाले रूल में या अनहाइब्रिडाइज वाले पैटर्न में ही दिखते हैं। तो यहाँ पे जो 2p-z ऑर्बिटल होता है बच्चे, वो आपका अनहाइब्रिडाइज वाला रूल ही फॉलो करता है। तो ये z ऑर्बिटल आपका पूरा अक्खा वैसा का वैसे ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये कौन है? ये z ऑर्बिटल है जो आपका वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। बोलो समझ में आया? ये अनहाइब्रिडाइज है बच्चे। तो यही चीज यहाँ पे 2 बार रिपीट होगी, तो इस तरह से बोलो। अब समझ में आ रहा है एकदम अच्छे तरीके से क्या सीन चल रहा है? तो यहाँ से इसको ऐसे मर्ज कर दो, इसको हम बोलेंगे इनके बीच में लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है। कैसे ओवरलैपिंग हो रही है बच्चे? लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, जिसके थ्रू ये पाई बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है। तो मतलब पूरी स्टोरी ऐसी आ गई। देखो यहाँ पे ये जो z ऑर्बिटल है ना, वो इसके साथ ऐसे ऐसे जुड़ता है, ध्यान देना, ये पूरा ऐसे ऐसे जुड़ता है, और इनके ओवरलैपिंग से, इनके पूरे ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बनता है। इसको 2 पाई मत समझ लेना, एक पाई बॉन्ड बनता है। मतलब ये जो चौथा बॉन्ड है वो यहाँ से बना हुआ है। बोलो समझ में आया? ये एक बनता है आपका सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। कैसे बना पाई बॉन्ड? देखो ये सब सिग्मा बॉन्ड है, ये सब सिग्मा बॉन्ड है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम sp2 बोलेंगे, कार्बन कार्बन को। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम sp2s बोलेंगे, जो कि सिग्मा बॉन्ड माना जाता है। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन ये जो बॉन्ड होता है वो होता है पाई बॉन्ड। अगर मैं पूछूं कि सिग्मा और पाई में कौन स्ट्रांग है, तो भाई सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि सिग्मा आपस में चिपक के बनता है और ये लेटरल ओवरलैपिंग है, दूर दूर से हाई बाय हो रहा है, तो इनमें अट्रैक्शन थोड़ा कम रहेगा। तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा? थोड़ा सा वीक माना जाता है। चेक कर बच्चे, ये एकदम धमाकेदार कंसेप्ट हो गया मतलब आज के लिए। तो ये C2H4 मॉलिक्यूल बन चुका है। बोलो समझ में आया? एक छोटा सा कंसेप्ट बचा है, बॉन्ड एंगल के बारे में यहीं पे दिखा देता हूं। ज्योमेट्री क्या होगा? तो मैं बोलूंगा ट्राइगोनल, सिंपल एकदम, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो मैं बोलूंगा 120 डिग्री, बस इतना ही काम है। चेक कर ले बच्चे, चेक कर ले, चौथा पॉइंट है ये, मतलब इसको मैं चौथा पॉइंट बोल देता हूँ। चेक करो, फटाफट दिमाग चला लो। कोई कंफ्यूजन किसी को भी है, कहीं पर भी है तो बोल दो। क्या बढ़िया तरीके से मैंने sp2 समझाया यहाँ पे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हर एक बच्चे को दिमाग की नसों में बैठ रहा होगा ये सब कंसेप्ट, दिमाग की नसों में एकदम। कह रहे सर क्या बात है, एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है, मजा आ गया कंसेप्ट देख के, है कि नहीं? धमाकेदार एकदम। यस, एकदम क्लियर हो रहा है सब कुछ बढ़िया तरीके से। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसके सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। गेट रेडी फॉर BF3। चलो फटाफट एकदम, बिल्कुल लेट नहीं करेंगे। BF3, ठीक है।
BF3। चलो दिखाता हूँ BF3। आपको पैटर्न समझ में आ गया, तब ज्यादा इसमें टेंशन नहीं रहेगा आपको। एग्जांपल नंबर 2 ले रहा हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ BF3 क्योंकि sp2 को फॉलो करेगा। तो पॉइंट नंबर 1, स्टेप नंबर 1 या पॉइंट नंबर 1 वही आएगा, नीड ऑफ हाइब्रिडेशन। नीड ऑफ हाइब्रिडेशन सेम है, बॉन्ड एंगल 120 वाला ही लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ, बॉन्ड एंगल 120 है विच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडेशन। क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखो जो इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में sp2 हाइब्रिडेशन इन B एटम। बोरॉन एटम में ये आता कहां से, जरा देख लो। तो B का एटॉमिक नंबर कितना है 5, लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे 1s2 2s2 2p1। क्लियर है, 1s2 2s2 2p1 दैट इज हीलियम। ये 1s हीलियम बन गया, बचा 2s2 2p1। अब हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट में क्या दिख रहा है आपको, तो ग्राउंड स्टेट में आप बोलेंगे सर हीलियम दिख रहा है, ये 2s दिख रहा है और ये 2p दिख रहा है इस तरह से 1 2 1। ये 2s है बिल्कुल सही, ये 2px है, 2py है, 2pz है, ब्लैंक ब्लैंक। अब हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, क्यों? क्योंकि हमको 2s चाहिए, सॉरी 1s और 2p चाहिए, तो अभी फिलहाल मेरे पास एक ही p है, तो इसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। चलेगा। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बच्चे, ये हीलियम आ गया, बिल्कुल सही सर। ये आ गया 1 और यहाँ से आपने उठा लिया, 1 था लेकिन 1 और जम कर दिया, तो 1 यहाँ पे आ गया, तो ये बन जाएगा 2s। इसको बोलेंगे 2px 2py 2pz। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 1s और 2p मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ sp2 बन जाएगा। बोलो समझ में आया, फॉर्मेशन ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या ये बात एकदम बढ़िया से समझ में आ गई सबको अच्छी तरीके से? कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं सर जरा भी कंफ्यूजन नहीं है। देखो बच्चे यहाँ पे मतलब ये सिर्फ 3 आपस में मिलेंगे, ये ब्लैक में छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बन जाएगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या ये बात एकदम बढ़िया से समझ में आ गई सबको? इसी के नीचे लिख दो फॉर्मेशन ऑफ BF3, फॉर्मेशन ऑफ BF3। क्या होगा भाई, तो जितने जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है सबके पास एक एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन था, एक एक और इलेक्ट्रॉन आ गया और इस तरह से बन जाएगा BF3 मॉलिक्यूल। चेक करो यहाँ तक, फटाफट चेक करो, क्योंकि आगे मैं बात करने वाला हूं इसके अंदर कि किस तरह से ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम बनाता है। जल्दी चेक कर बच्चे, फटाफट अपना दिमाग चला लो एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी कहीं पर भी। क्या ये बात एकदम बढ़िया से समझ में आ गई सबको? मैं हट चुका हूं ताकि आप लोग आसानी से कॉपी कर लो। जिनको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिनको डायग्राम बनाना वो डायग्राम बना सकते हैं। आपकी मर्जी, जो करना है कर दो यार, आपकी मर्जी। चलेगा, रेडी? चलो आगे दिखाता हूं मैं। पॉइंट नंबर 3 में ले लेता हूं मैं, ऑर्बिटल ओवरलैप। तो ऑर्बिटल ओवरलैप इसके अंदर कैसे होगा? इजी है, इजी, बस अपना दिमाग चलाओ। देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चे इसके अंदर कि जब आप ऑर्बिटल ओवरलैप की बात करते हो ना, तो ये जो बी दिख रहा है ना आपको, उसका sp2 देखो ये है। अब sp2 है मतलब 3 लोब आएंगे इसके अंदर, और BF3 बोला है मतलब B के ऊपर F ऐसे 3 बार अटैच होगा। पहले हमको ये समझना है कि F मतलब कौन। तो F की अगर मैं बात करूँ, देख लो यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। F का मतलब होता है 9, लिखते हैं 1s2 2s2 2p5 बराबर। इसको अगर मैं ब्रेक करूँ 2p5 को तो बन जाएगा 2px 2py 2pz, मतलब यहाँ पे 2 2 1 आएगा, मतलब ये 2pz वाला ऑर्बिटल जो है वो अनपेयर्ड है, और वही 2pz यहाँ पे आके बॉन्ड बनाता है। समझ में आएगा? इसका मतलब है कि ये कौन है, ये है आपके लिए sp2 है। ये कौन है बच्चे? ये sp2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ब्रैकेट में लिख दो। किसके लिए भाई? तो हम बोलेंगे B एटम के लिए। और इसमें हम क्या मिलाने जा रहे हैं? तो इसमें हम मिलाने जा रहे हैं, देख लो यहाँ पे, ये हम मिलाने जा रहे हैं ये वाला लोब, इसको हम बोलेंगे Z ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है? Z ऑर्बिटल है। इसको x वाले लो, यहाँ पे बोलेंगे 2pz ऑर्बिटल है। आप बोलेंगे सर यही वाला क्यों लिया, 2pz ही क्यों लिया? तो इसका लॉजिक यहाँ से मिलेगा। देखो सिर्फ 2pz वाले तो अनपेयर्ड है, ऐसा मैंने कितनी बार लिया? 3 बार ले लिया। बोलो समझ में आया 3 बार क्यों लिया? तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि यहाँ पे इस तरह से ये बनने वाला है, और हर एक के ऊपर ये इस तरह से ये वाला लोग क्या करेगा बच्चे? अटैक करेगा। देखो इस तरह से। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आ रहा है सबको? अच्छे समझ में आ रहा है अच्छे से? यस।
कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बोल दो। यस, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ कटे नहीं भाई, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी हमें भी। चलेगा, तो ये बन गया आपके लिए एफ, ये बन जाएगा एफ, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके अंदर आंसर आने वाला है। कोई कंफ्यूजन है बच्चे किसी को, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे भाई ये BF3 मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है ये? BF3 मॉलिक्यूल है। इसका चौथा पॉइंट देख लेते हैं जो आने वाला है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल। सीधा सीधा इसका तो ज्योमेट्री एकदम सिंपल ही है, ज्योमेट्री है ट्राइगोनल और बॉन्ड एंगल है, इसका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। कोई डाउट है तो बोल देना। चेक कर लो बच्चे फटाफट एकदम। क्या बढ़िया डायग्राम बना है, क्या बढ़िया नजारा दिख रहा है आपको यहाँ पे, मजा आ गया एकदम देख के, है कि नहीं? इनके लोग बना दो। कोई कंफ्यूजन तो बोल देना मुझे। कोई दिक्कत कहीं पर भी किसी को भी? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। देख ले बच्चे यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन कैसा है BF3 के अंदर, ये छाप दो एग्जाम में, उठा के नहीं छाप देना, फुल मार्क्स है, फुल मार्क्स है। सर कुछ और भी लिखना है? बिल्कुल नहीं लिखना है, जो दिखा रहा बस वही उठा के लिख दो। आया समझ में? तो क्या sp2 के अंदर 2 एग्जाम्पल क्लियर हो चुके हैं। अब बात होने वाली sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, और जैसे sp होगा बच्चे वैसे ये जो हाइब्रिडेशन का कांसेप्ट है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। फिर क्या कराएंगे सर? फिर MOT डायग्राम कराऊंगा और थोड़ा सा 2-3 डेफिनेशन वो कराऊंगा, फिर चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले कांसेप्ट की तरफ, sp हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही मजेदार कांसेप्ट चल रहा है इस समय। हाइब्रिडेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, ये तो याद रख लो आप लोग, ठीक है। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है यार, हमारा एक सिंपल सा मोटिव होता है कि हमसे बच्चे कितने जुड़ रहे हैं, यही देखकर हमें मजा आता है। तो अगर आपको लेक्चर में मजा आ रहा है, आपको लग रहा है हाँ यार काम का लेक्चर है, शेयर कर दे सबके साथ में, बता दो सबके साथ में। बहुत सारे चैनल होंगे जो आपको सिर्फ गाइडेंस ही देंगे, सच्चाई बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चैनल बनाते हैं सिर्फ गाइडेंस देने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं। पढ़ाने के लिए तो भाई ताकत लगती है, हिम्मत लगती है, खड़ा रहना पड़ता है और सिलेबस पूरा करने का जज्बा होना चाहिए। पढ़ाने के लिए 2 चैप्टर पढ़ा दिया बाद में गायब, मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत कम आपको चैनल मिलेंगे जो आपको पढ़ाएंगे प्रॉपर। गाइडेंस के तो हजारों चैनल मिलेंगे, ठीक है। सब गाइडेंस दे रहे हैं आजकल, कोई भी यूट्यूब गाइडेंस देना चालू कर दे रहा है, ठीक है। तो पढ़ा कर दिखाओ, पढ़ा कर दिखाओ, ठीक है। बोर्ड एग्जाम आई थी, सबने इंपॉर्टेंट देना चालू कर दिया, ठीक है। बट क्या आपने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार भी बच्चों को पढ़ाया था इसके पहले? नहीं पढ़ाया होगा। बट हमारे यहाँ पे जितने भी टीचर थे, चाहे दिनेश सर हो, चाहे मुकेश सर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे बालाजी सर, सबने उस चैप्टर को बहुत अच्छे से आरंभ बैच में या फिर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बोल सकते हो कि 1 शॉट लेक्चर में, महारिविजन में सब कुछ पढ़ाया था, सब कुछ पढ़ाया था। मतलब हर एक कंसेप्ट बच्चे को आता है और फिर हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिया आपने, ठीक है। ऐसे नहीं कि चलो भाई बस इंपॉर्टेंट दे दो, अब बाकी आप लोग कर लेना अपने से, ठीक है। चलो बात होने वाली है sp हाइब्रिडेशन की बात कर रहा हूं मैं। देख लो जरा यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत धमाल है। अगर मैं बात करूं sp हाइब्रिडेशन तो एग्जैक्टली क्या है, देखो यहाँ पे 1s ऑर्बिटल होगा नो डाउट, प्लस 1p ऑर्बिटल होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। कैसे पता चल रहा है? अरे सर sp लिखा नहीं इसलिए। तो 1s ऑर्बिटल 1p ऑर्बिटल से बनेगा क्या? क्या बनेगा? तो हम बोलेंगे 1 + 1 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? सर कैसे इसका लोग आएगा? देखो यहाँ पे 1s मतलब ये s कुछ ऐसा दिखाई देगा, s जो है ना बच्चे आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, बोलो समझ में आ गया। और इसमें जो p है ना, सिर्फ एक ही p बोला है तो सिर्फ x वाला दिखाई देगा, ये दोनों आपके गायब रहेंगे, बोलो समझ में आया। ये दोनों गायब रहेंगे, सिर्फ x दिखाई देगा y और z में, ठीक है। इससे जो आंसर बनेगा ना एकल, वो सिर्फ ऐसा ही बनता है। देखो यहाँ पे इनके लोग इनसाइड चले जाएंगे, इसको हम बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, बोलो समझ में आया। बोलो कोई कंफ्यूजन है बच्चे किसी को? कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? sp हाइब्रिडाइजेशन में एक और चीज को ध्यान देना है, वो है ज्योमेट्री, जो कि इसकी भी ज्योमेट्री फिक्स होती है, हमेशा लिनियर होगी, हमेशा लिनियर होगी। सर बॉन्ड एंगल का क्या ख्याल है? तो बॉन्ड एंगल भी फिक्स है बच्चे, हमेशा 180 डिग्री होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ गई सबको एकदम बढ़िया तरीके से? 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल जब मिलाएंगे तो बनेगा 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो ऐसा दिखता है। और बाकी चीज आपके सामने देख ले बच्चे। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? sp हाइब्रिडेशन, बोलो कोई डाउट है कहीं पर भी? कोई कंफ्यूजन है बच्चे? बिल्कुल नहीं है। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे भाई, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे।
अब आपको दिखाता हूं sp हाइब्रिडेशन का एग्जांपल्स, ठीक है। चलो जरा देख लो, मजा आ जाएगा आपको भी एकदम बढ़िया तरीके से। क्या कंसेप्ट जा रहा है यार, क्या कंसेप्ट जा रहा है, मजा आ जाएगा एकदम, हल्का मजा आएगा मतलब आज तो। देखो बात होने वाली है sp हाइब्रिडेशन की बात करेंगे, तो हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 1। एक ही एग्जांपल है, ज्यादा एग्जांपल नहीं है इसके अंदर, छपेगा मतलब ये भी पेपर में। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन, जिसको हम इथाइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसको फॉलो करेगा ये बाय डिफॉल्ट? sp हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई? यस सर, इथाइन की बात हो रही है। चलो स्टेप नंबर 1 पहला तो आने वाला है नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर? ये बड़ा सिंपल है यार। जब आप बोलते हो नीड ऑफ हाइब्रिडेशन तो आप बोलने वाले एक्चुअल में द बॉन्ड एंगल इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल इज 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री, which can be explained on the basis of sp hybridation। बोलो समझ में आया? ऑन द बेसिस ऑफ sp हाइब्रिडेशन। क्लियर है बच्चे? पॉइंट नंबर 2, sp हाइब्रिडेशन जो है, sp हाइब्रिडेशन कैसे हुआ कार्बन के अंदर? sp हाइब्रिडेशन इन कार्बन एटम कैसे हुआ इसके अंदर, हमें वो बताना पड़ेगा, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज, बोलो क्या होगा बच्चे? 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 and its electronic configuration is ठीक है 1s2 2s2 2p2। क्लियर है? दैट इज स्पेसिफाई कर दो तो बन जाएगा हीलियम। ध्यान दे बच्चे, ये हीलियम बन गया, फिर ये बन जाएगा 2s2, ये बन जाएगा 2p2। इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक कर दूं, तो अगर ब्रेक करूं तो क्या बन जाएगा? ये ग्राउंड स्टेट में देख लो इसको, तो हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट में, ध्यान देना बच्चे, ये बन जाएगा हीलियम, ये बन जाएगा 2s और ये बन जाएगा आपके लिए 2p। ये बन गया 1 2, ये बन जाएगा 1 2। कोई डाउट है? ये बन जाएगा 2s, ये बन जाएगा 2px 2py 2pz। क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन है? क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अब क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट होगा वही। बोलो 1 1 2, ये यहां पे चला गया तो 3 आ गया। बोलो कोई कंफ्यूजन है बच्चे? तो ये बन जाएगा 2s, ये बन जाएगा 2px, ये बन जाएगा 2py, ये बन जाएगा 2pz। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? हर एक चीज एकदम क्लियर है बच्चे? कोई ऐसी चीज जो आपको कंफ्यूज करे तो भाई बोल दो मुझे। एकदम क्लियर है? अब हम बात करेंगे सर sp हाइब्रिडेशन कैसे होगा। देखो यहाँ पे हम बोलने वाले फॉर्मेशन ऑफ sp हाइब्रिडेशन, फॉर्मेशन ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ध्यान देना बच्चे, यही चीज है जो आपको कंफ्यूज करेगी। तो sp का मतलब है कि सिर्फ एक s आने वाला है और एक p आएगा, तो इसके अंदर जो 2 लोग रहेंगे वो आपके अनहाइब्रिडाइज रहेंगे। कौन से लोग? 2py 2pz। तो एक चीज और समझ आएगी कि ये दोनों को हम क्या बोलेंगे भाई? इन दोनों को बोलेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इन दोनों को? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और इसको हम क्या बोलेंगे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या ये बात समझ में आ रही? धीरे धीरे क्या ये बात अब धीरे धीरे समझ में आ रही? दिमाग की नसों में सेट हो रहा है एकदम बढ़िया तरीके से। यस सर, अब दिमाग में जा रहा है। चेक करो पहले, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलो मुझे, कोई दिक्कत है तो बोल दो। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा एसिटिलीन मॉलिक्यूल। तो लिख दो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सॉरी एसिटिलीन। बोलो क्या होगा? तो ये आ गया हीलियम, यहाँ पे एक है, अब इसमें एक और जोड़ दो, ठीक है।
ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये कैसे आएगा ये मैं डायग्राम के थ्रू ही बता पाऊंगा आपको, बस इतना याद रखो। ये कंबाइंड C2H2 बन रहा है, ये कंबाइंड जो है ना बच्चे C2H2 मॉलिक्यूल बन रहा है। चेक करो फटाफट, कोई कंफ्यूजन किसी को भी है तो बोल दो, कोई दिक्कत है बच्चे कहीं पर भी? यस, कोई दिक्कत है तो बोल दो। ये कंबाइंड क्या बन गया बच्चे? ये कंबाइंड C2H2 मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, नहीं लिखता हूँ चलो। अब इसके बाद बात होने वाली है कि भाई ये कैसे आया, चौथा पॉइंट, सॉरी तीसरा पॉइंट, ऑर्बिटल ओवरलैप, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ऑर्बिटल ओवरलैप। ध्यान दे बच्चे, ध्यान दो जरा, ध्यान दो यहाँ पे। ओ भाई इधर जरा देखो, ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे होने वाला है। तो ऑर्बिटल ओवरलैप में आपको बता दो पहले मैं कि हम लेने वाले हैं CH ट्रिपल बॉन्ड फिर C। देखो ये होता है एसिटिल का फॉर्मूला। तो पहले मैं क्या करता हूँ, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेता हूँ, मतलब मुझे कार्बन बनाना पड़ेगा, मतलब मुझे ये बनाना पड़ेगा 1 2, ऐसा मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मुझे H कितना लगाना है, 1 2, सिर्फ 2 H लगाना है, तो मैंने 2 H बना लिया। कोई डाउट है किसी को भी, कहीं पर भी चेक कर ले बच्चे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे भाई ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है किसका, तो हम बोलेंगे कार्बन एटम का। बोलो समझ में आ गया? इसको हम बोलेंगे 1s ऑर्बिटल है किसका है भाई, तो हम बोलेंगे H एटम का। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अब मतलब ये आपस में कैसे बॉन्ड बनाएंगे, तो भैया आपस में ऐसे बॉन्ड बना सकते हैं कि ये इससे अटैच है, ठीक है, इसी से ये भी अटैच हो गया। चेक करो बच्चे, ये ऐसा ऐसा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये वो इस तरह से यहाँ पे आ गया, इस तरह से ये H हो गया, ये भी H हो गया। बोलो समझ में आया? एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रही सब कुछ। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया सर, ये जो ऊपर आपने लिखा वो समझ में आ गया। अब आगे वही सेम स्टोरी, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड भाई वो पत्थर है, पत्थर दाल बनाने में ये तो मिक्स हो गया, लेकिन ये वैसे का वैसे पड़े, तो ये वैसे का वैसे रहेंगे। 2px 2py और 2pz एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो मतलब ये जो है आपका, ये 2pz आपके पूरे वैसे का वैसे रहेंगे, और 2p जो y है, y और z, ये z हो गया और ये आपका y हो गया, ये वैसे का वैसे रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो जब ये वैसे का वैसे रहेंगे तो यहाँ पे देखो जरा, ये भी वैसे का वैसे ही बॉन्ड बनाने लगेंगे। तो ये देखो कैसे बॉन्ड बनेगा, जरा देख लो यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा छोटा कर लो, क्लियर? तो ये इनके साथ ऐसे ओवरलैपिंग हो जाएगी। बोलो समझ में आया? और इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ हो जाएगी। बोलो समझ में आ रहा है बच्चे? बोलो समझ में आया? और वैसे यहाँ पर भी होगा, ये नीचे वाले का ओवरलैपिंग नीचे के साथ कर दो इस तरह से, क्लियर है? और इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ कर दो। बोलो समझ में आ गया? तो ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। बोलो समझ में आ गया? कोई डाउट है बच्चे कहीं पर भी, किसी को भी? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। होगा क्यों डाउट? देखो ना, ये बन गया ना एसिटिलीन मॉलिक्यूल, इसी को बोलते हैं C2H4। मतलब ये इतना बना था, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड आया वो तुम्हारा पाई बॉन्ड से आ गया। डबल बॉन्ड कहाँ से बना बच्चे? पाई बॉन्ड से बन गया। बोलो कहाँ से बना? पाई बॉन्ड से बन गया। चलेगा? चौथा पॉइंट तो आपको पता ही है। चौथा पॉइंट अगर मैं बोलूँ कि ज्योमेट्री क्या है, तो आप बोलेंगे लीनियर ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री क्या है बच्चे? तो आप बोलेंगे लीनियर है। मैं बोलूंगा बॉन्ड एंगल क्या है, तो आप बोलेंगे बॉन्ड एंगल 180 है। इसका आंसर यहाँ पे, इसका आंसर यहाँ पे। चेक करो फटाफट, चेक कर बच्चे, क्या बढ़िया तरीके से आंसर आया हुआ है, क्या बढ़िया तरीके से हाइब्रेशन मैंने खत्म किया है। बहुत मजा आ गया मुझे देखकर। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन, चैट बॉक्स में एक बार जरा बताओ, मतलब कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है लेक्चर, क्या धमाल है। और शेयर करो यार, मैक्सिमम शेयर करो, हंगामे मचा दो एकदम, ठीक है। इस बुलेट सीरीज के अंदर भाई धमाल होना चाहिए एकदम। बुलेट सीरीज का नाम दिया है मैंने कि बड़ा तेजी से इस कंटेंट को मैं खत्म करूंगा, है कि नहीं। चलो बात करते हैं एमओटी डायग्राम। तो अब एमओटी डायग्राम सीखने वाले, चैप्टर एकदम एंड पोजीशन पे आ चुका है। एमओटी डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कंफर्म क्वेश्चन होने वाला है। कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, आपको क्या लिखना है एमओटी डायग्राम के अंदर, ठीक है। चलिए, एमओटी डायग्राम किसका बनता है तो पहले मैं बता दूं। चलो इसकी जरा पहले मैं रफ कर लेता हूं। देखो बच्चे, यहाँ पे अब बात होने वाली है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की, जिसको हम बोलते हैं एमओटी, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं एमओटी। कुछ चीज पहले पता होना चाहिए, ये किसी भी मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है। डाई एटॉमिक, ये डाई एटॉमिक के लिए एप्लीकेबल है। मतलब ये बोल सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड के लिए कोई भी मॉलिक्यूल हमें लेना पड़ता है। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला पहला H2 मॉलिक्यूल के लिए बना के दिखाओ,
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन एमओटी डायग्राम फॉर H2 मॉलिक्यूल, तो आप कहां से शुरू करेंगे? तो पहला पॉइंट आपका होने वाला आंसर में पॉइंट नंबर 1 होगा द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1, चलेगा, सॉरी, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 and its electronic configuration is (1s1). ये तो जो 1s1 दिख रहा है ना, इसी का हमको एमओटी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका एमओटी बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हम लिखेंगे द एमओटी डायग्राम इज गिवन एज बिलो, नीचे दिया गया। क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करना, यहाँ पे लिखना एनर्जी। क्या लिखना बच्चे आप लोग? इस तरह से लिखना एनर्जी। क्लियर है? ये छपेगा पेपर में। फिर उसके बाद ना यहाँ पे बीच में एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करना, इसको लिखना 1s। अब ये डाई मॉलिक्यूल के लिए, मतलब सॉरी डायटोमिक के लिए, मतलब 2 एटम के लिए। तो यहाँ पे क्या करना, इस 1s को ब्रेक करके दिखाना और इस 1s के दूसरे साइड में भी क्या करना, 1s लिख देना। ये डायग्राम का प्रैक्टिस कर लो 3-4 बार इस तरह से। और यहाँ पर भी लिखना 1s। क्यों? क्योंकि ये एक H के लिए, ये दूसरे H के लिए, ठीक है। H के लिए कितना सर्कल बनाते हैं? एक सर्कल बनाते हैं, या बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं। और यहाँ पर आप बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं जनरली, देख लो यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं जनरली कि भाई ये बॉन्डिंग है। आप यहाँ पे सर्कल या बॉक्स भी बना सकते हैं। किसी किसी बुक में बॉक्स होता है, किसी बुक में सर्कल होता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बॉक्स वाला भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सिग्मा 1s, जो कि बॉन्डिंग होता है, और इसका एंटी बॉन्डिंग ऊपर होता है सिग्मा स्टार 1s। ये सब आपको याद करना डायरेक्टली। 1s है, 1s मतलब जिसके अंदर S के अंदर एक ही लोब होते हैं, एक ही सर्कल बनता है। इस S के लिए एक ही सर्कल बनेगा। यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बॉन्डिंग को सिग्मा से दिखाएंगे, सिग्मा 1s से, और इसको स्टार से दिखाते हैं। अब S में कितने इलेक्ट्रॉन है चेक करो, 1 है। यहाँ पे सिर्फ एक फिलअप होगा। इस S में भी कितने होंगे? सिर्फ एक होंगे। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दो, इसका भी एक यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पे 1 आ गया। बोलो समझ में आ गया? कोई डाउट है? यहाँ के इलेक्ट्रॉन पूरा यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ के यहाँ। अगर इसके बाद भी बच गया तो ऊपर जाएगा तब, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 समझ में आया? द एमओटी डायग्राम इज गिवन एज बिलो, आपने डायग्राम बना दिया। पॉइंट नंबर 3, 4, 5 देखो कैसे लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3 में बनने वाला है आपके लिए बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बस सीधा बॉन्ड ऑर्डर दिखा दो। क्या फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर का? NB माइनस NA, ध्यान देना बच्चे, अपॉन 2। सर NB मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? नीचे वाले, और एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाले। तो बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 2 है। तो 2 - 0 / 2 मतलब 1 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? बोलो हाइड्रोजन का। तो बॉन्ड ऑर्डर जो हाइड्रोजन है बच्चे, उसका आ गया 1। तो इसको बॉक्स में डाल दो, ये 1 आ गया। नंबर 4 पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इसका एमओटी डायग्राम का एक अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है, जो कि इसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बेस पे रखा जाता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज गिवन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज गिवन एज। बोलो कैसे करेंगे? तो पहले क्या दिख रहा है आपको? सिग्मा 1s दिख रहा है। तो सिग्मा 1s, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है, तो सिग्मा 1s2। ऊपर कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा, छोड़ दो, ये इसका आंसर है। 5वां पॉइंट आने वाला है आपके लिए, द नेचर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, मतलब कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। अच्छा, पैरा किसको बोलते हैं? अगर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में से किसी भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया, एक इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे पैरा है। और अगर एक नहीं दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया, तो हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक। अभी ये फिलहाल क्या दिख रहा है आपको? ये डायमैग्नेटिक है। तो हम बोलेंगे द नेचर ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज, द नेचर ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। बोलो समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया बच्चे? चेक करो फटाफट। कितना अच्छा यार, ये तो मतलब 4 मार्क्स 5 मार्क्स तो उड़ा देंगे हम लोग, बड़ा आसानी से उड़ा देंगे। 1 नंबर में पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, दूसरे में एमओटी डायग्राम, तीसरे में उसका बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, चौथे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बेस्ड ऑन एमओटी डायग्राम, और 5वें में डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। चेक कर बच्चे फटाफट एकदम। क्या धमाकेदार। इसी के अंदर मैं चेंजेस करूंगा, हीलियम वाला लेने वाला हूँ। इसी के आगे मैं हीलियम लेने वाला हूँ, इसी के अंदर चेंज करूंगा। फटाफट दिमाग चला लो। वो मेरे भाई जल्दी करो जरा, जल्दी करो जरा, जल्दी करो, स्पीड फास्ट रखो एकदम, है कि नहीं? मजेदार एकदम, बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। चलो इसके अंदर मैं चलता हूँ नंबर 2 में, He2 मॉलिक्यूल। तो कैसे करेंगे? एटॉमिक नंबर ऑफ He is 2 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 1s2। सबको समझ लो जरा। एमओटी डायग्राम में गिवन बिलो, ये तो सेम आएगा, बस यहाँ पे 1s आ जाएगा, यहाँ पे 1s से पहले से, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, इसका एक यहाँ चला गया, तो ये भर गया। अब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। बोलो समझ में आया? एक किसका करा रहा हूँ बच्चे में? He2 का करा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो 2 - 2, देखो यहाँ पे 2 - 2 हो जाएगा,
2 माइनस 2 कितना हो गया भाई 0, 0 डिवाइड बाय 2 तो पता नहीं कितना होता है 0 होता है। चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा सिग्मा 1s और यहाँ पे नीचे आ जाएगा आगे आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s का पावर 2। डायमैग्नेटिक विल रिमेन डायमैग्नेटिक ओनली। बोलो समझ में आया? चेक कर बच्चे, फटाफट चेक करो भाई। दूसरा उड़ गया। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा तेजी से उड़ जा रहा है। जी हाँ, ऐसा ही होने वाला है। हाइड्रोजन और हीलियम मैंने करा दिया। देख ले बच्चे, फटाफट दिमाग चलाओ जिनको नहीं समझ में आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा वो लोग देख लो जरा। अब हम लेने वाला हूँ लिथियम। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, फिर नाइट्रोजन लूंगा, ऑक्सीजन लूंगा, ठीक है, फिर खत्म हो जाएगा। चलो अब हीलियम ले रहा हूँ बच्चे, इसी के अंदर चेंजेस कर रहा हूँ, ध्यान देना जरा। हीलियम हो गया, लिथियम ले रहा हूँ, लिथियम Li2। The atomic number of Li is 1s, मतलब 3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 1s2 2s1। बोलो समझ में आएगा 1s2 2s1। The MOT डायग्राम इज गिवन एज। अब यहाँ पे 2 डायग्राम बनाना होगा, एक तो 1s का बनाना होगा, दूसरा 2s का बनाना होगा। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब 2s की एनर्जी ज्यादा होती है, वो ऊपर आएगा, और जिसकी एनर्जी कम होती है वो नीचे आएगा। मतलब अब फिलहाल डायग्राम में ट्विस्ट आने वाला थोड़ा सा। तो इस डायग्राम को मैं मॉडिफाई करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा मैं, मेरे पास जगह की कमी है। दिलों में नहीं यार, बोर्ड पे, दिल पे ले लेते तुम लोग। जब कभी कमी हो सकता है दिलों में तुम्हारे लिए। चलो बोर्ड पे थोड़ी कमी है जगह की, बस और कुछ नहीं। तो 1s के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2s ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2s ले लेता हूँ, नीचे यहाँ कहीं पे 1s ले लूंगा, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा छोटा। तो s का जो पैटर्न है बच्चे वो यही पैटर्न, ध्यान देना इस बात को। s का पैटर्न यही है, कंफ्यूज मत होना। ये क्या हो गया 2s हो गया। आप बॉक्स भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से बॉक्स बना, मैंने बोला था आपको बॉक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। यस सर, यस सर। बोलो ये क्या है 2s, ये क्या माना जाएगा सिग्मा 2s। इसको क्या बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s। इसके तो ऑलरेडी फिट है। फिर इसके नीचे कौन आएगा, इसी के, ये एनर्जी वही रहेगी। एनर्जी को बार बार ड्रॉ मत करना, एनर्जी वही रहेगी बच्चे। थोड़ा बड़ा करना तो कर दो चलेगा, बट एनर्जी वही रहेगी। अब इसके नीचे क्या करेंगे, इसी पैटर्न में 1s को लेंगे। छोटा है ना इसका एनर्जी, इसीलिए इसको नीचे लेते हैं, चलेगा, ठीक है। क्या बन गया ये, इसको हम बोलेंगे 1s बन गया, ठीक है। अब एक बॉक्स और एक सर्कल में बनाना, दोनों का पैटर्न सेम ही रखना। बॉक्स है तो बॉक्स का ही पैटर्न फॉलो करना, चलेगा 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 सर, एकदम दौड़ेगा। क्या मजा आ रहा है एकदम। यस और नो, एकदम बढ़िया हो रहा है कि नहीं सब कुछ, एकदम ट्रैक पे। यस, सब कुछ एकदम बढ़िया है। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जरा देख लो। यहाँ पे 2s है बच्चे, बिल्कुल 2s है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे एक पहले s का जरा देख लो। 1s को पहले फुलफिल कर दो, सीधा सीधा ये फुलफिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सीधा फुलफिल कर दो। और 2s में 1 है ना बच्चे, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। अब यहाँ पे क्या आएगा 1 1 आ जाएगा। क्लियर है, चेक कर लो। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर में देखो इसका तो 0 हो गया, सिर्फ इसका बचा हुआ है। इसका 2 - 0 कर दो, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा 2 - 0। ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाय 1, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। बोलो कोई डाउट है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अब यहाँ से शुरू करेंगे। ये सिग्मा 1s से शुरू करना, सिग्मा स्टार 1s तक जाना। कोई डाउट है तो सिग्मा 1s से शुरू करो जरा। तो बोलो क्या होगा, सिग्मा 1s का स्क्वायर, सिग्मा स्टार 1s का स्क्वायर, फिर सिग्मा 2s भी ले लो, सिग्मा 2s का स्क्वायर, फिर सिग्मा स्टार 2s में कुछ नहीं छोड़ दो, ठीक है। ये किसके लिए था बच्चे, ये Li2 के लिए है। और यहाँ पे बताओ तो Li2 के बारे में, ये भी डायग्नेटिक रहेगा। चेक कर बच्चे जरा फटाफट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको लिथियम मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट, जो कि होने वाला है आपके लिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। चलिए तो बात करते हैं नाइट्रोजन की, और धमाकेदार होने वाला है यार, मजा आने वाला है नाइट्रोजन में। जरा देख लो यहाँ पे क्या होने वाला है कि अगर मैं बात करूं आपको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, ठीक है, नंबर 4 ले सकते हैं आप इसे। मैंने 1 2 3 करा दिया, नंबर 4। तो देखो क्या होने वाला है कि पहले हम बोलेंगे द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, सबको पता है ये, ठीक है। तो और एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज and its electronic configuration is 1s2 2s2 2p3। ध्यान देना यहाँ पे 1 2 3 ऑर्बिटल आ चुके हैं। और 3 ऑर्बिटल आने का मतलब है कि आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर सेकंड जरा समझना है। दी MOT डायग्राम ऑफ N2 molecule is given as N2 molecule is given as बिलो, ठीक है।
कैसे करेंगे भाई? देखो ये मेरा हो गया एनर्जी, थोड़ा सा मुश्किल तो होने वाला है इतनी कम जगह में, बट ठीक है देखते हैं। अब पहले कौन आएगा? 2p आने वाला है। 2p का जगह मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। 2p में क्या होता है ना बच्चे की एक्सिस होते हैं, एक्सिस। तो इनको एक्सिस को समझना है कैसे ड्रॉ करते हैं। इसमें 2px 2py 2pz एक्सिस होते हैं। तो ये जो होता है ना आपका एक एक्सिस हो गया और ये आपका दूसरा एक्सिस हो जाएगा इसके अंदर। x और y को हम सेम लेवल पे रखते हैं और z को अलग रखते हैं। बिल्कुल समझ में आया? चेक कर बच्चे, पहले जल्दी से चेक करो फटाफट, कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बोल दो, ठीक है। x और y को हम सेम लेवल पर रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने x ले लिया, ये मैंने y ले लिया और यहाँ पे मैंने z ले लिया। बोलो समझ में आया? वैसे ही यहाँ पे x ले लिया, y ले लिया, z ले लिया। बोलो समझ में आया? तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका पाई 2px हो जाएगा। देखो x और y यहाँ पे पाई नेचर दिखाते हैं, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। ये हो गया और यहाँ पे हम बोलेंगे सिग्मा 2pz बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिग्मा 2pz। इसको बोलेंगे पाई स्टार 2px, इसको बोलेंगे पाई स्टार 2py, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 2pz। बोलो समझ में आ गया? अब थोड़ा सा ये जरा हम लोग लेंथ जरा बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि p वाले में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर मैं बॉक्स की भी बात करता हूँ तो यहाँ पे 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स आने वाले हैं। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पर भी देख लो 1 बॉक्स, अच्छा सॉरी यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल ही रखो, इनकम्प्लीट मतलब यहाँ पे सर्कल मैंने बना दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो सर्कल है तो सर्कल ही रखना है बच्चे, आपको ध्यान देना इस बात का, ठीक है। जैसा रखेंगे वैसा पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ पे आ गया आपके लिए 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल चलेगा। यहाँ पर बन जाएगा आपके लिए P में 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल। ये क्या बन जाएगा बोलो? 2p बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये भी 2p हो जाएगा। बोलो ये समझ में आ गया? यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है P वाले में। बाकी 2s और 1s तो आपको पता ही है कैसे बनता है। ये बन गया आपके लिए 2s, देख लो ये 2s है, 1 सर्कल, 1 सर्कल यहाँ पे, 1 सर्कल यहाँ पे। इसको हम बोलेंगे सिग्मा 2s, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s। 1 सर्कल यहाँ पर भी आ जाएगा। अब हम बोलेंगे 1s वाले की बात करेंगे। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत है कहीं पर भी? ये 1s है, ये भी 1s है। 1 सर्कल, 1 सर्कल, 1 सर्कल, 1 सर्कल। कोई दिक्कत है कहीं पर भी? बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। छोटा बड़ा मत करना, साइज का ही रखना। सब लोग मेरे पास जगह जरा कम पड़ रहा है। अब जरा देखो ये 2p के पहले 2s और 1s पूरा फुलफिल होने वाले, तो बिना किसी टेंशन का फुल कर दो। क्योंकि भाई जैसे बाटली होती है ना, बाटली, अरे बॉटल यार, अगर आप बोलेंगे सर यहाँ तक भर गया तो कॉमन सी बात है, नीचे का पूरा पार्ट भरा हुआ तभी तो यहाँ तक पहुंचा है। तो भाई अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो नीचे के पूरे लोग भरे होने चाहिए, तभी आप वहां तक पहुंचे हो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ से सोच समझ के करना। 2p3 बोला है, मतलब कि 1 2 3, यहाँ पर भी आएगा 1 2 3। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर इसका 1 यहाँ जाएगा, फिर इसका 1 यहाँ जाएगा, फिर बचा हुआ 1 यहाँ आ जाएगा। मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे यूज हो गया। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? एमओटी कैसे बना बच्चा? इसके चेक कर जाए फटाफट, दिमाग चलाना एकदम बढ़िया तरीके से। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बोल देना, कोई डाउट हो तो बोल देना। इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा 1s बोलेंगे, इसको सिग्मा स्टार 1s बोलेंगे। सब चीजें याद रखना है आपको। आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे सर? तीसरा पॉइंट, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है ना, मैंने आपको बताया कि बॉन्ड ऑर्डर का सबसे इजी तरीका बताया मैंने आपको, NB-NA/2। देखो नीचे वाले को ना सबका इसका बॉन्ड ऑर्डर 0, इसका 0, सिर्फ इसका निकालो। 6 - 0, 6 - 0 तो भाई 6 हो गया। 0 / 2 आंसर कितना आ गया? 3। आपको ये पता है कि हाँ यार नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, सही बात है ना? तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? इसका 3 हो गया। बोलो समझ में आ गया? चौथा पॉइंट क्या होने वाला है? चौथा पॉइंट आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो यहाँ पे, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ N2 मॉलिक्यूल। क्या होगा बच्चे? N2 यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। तो क्या होगा जरा चेक करो। सिग्मा 1s का पावर 2, सिग्मा स्टार 1s का पावर 2 होगा, फिर सिग्मा 2s का भी पावर 2 होगा, सिग्मा स्टार 2s का भी पावर 2 होगा, फिर पाई 2px का पावर कितना होगा बच्चे? 2 होगा। देख लो जरा यहाँ पे। फिर पाई 2py का पावर भी 2 होगा, फिर सिग्मा 2pz का भी पावर 2 होगा। फिर आगे कुछ है नहीं, यहाँ तक मैंने बता दिया। देख लो ये आपका हो गया। इसमें कोई अनपेयर्ड दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो ये भी क्या होगा बच्चे? नेचर ऑफ N2 मॉलिक्यूल क्या होगा? द नेचर ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज
मैग्नेटिक। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को भी कहीं पर भी है तो बोल दो। कोई दिक्कत है कहीं पर? चेक कर ले बच्चे, ये आपका हो गया बहुत प्यारा सा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का आंसर। इसी के अंदर मैं कराऊंगा ऑक्सीजन, जो आज के लिए लास्ट रहेगा। यस, इसी के नीचे कराऊंगा ऑक्सीजन। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? नंबर 5 ऑक्सीजन को सीखने के लिए। देखो यहाँ पे माइनर मिस्टेक होने वाला है, बस माइनर चेंजेस होने वाले। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, लिखते हैं 1s2 2s2 2p4। डायग्राम फॉर O2 मॉलिक्यूल इज गिवन एज बिलो। ये सब कुछ सेम रहेगा, फर्क इतना है कि ये यहां चला जाएगा, ये यहां आ जाएगा, बस यही चेंजेस है बच्चे। तो यहाँ पे चेंजेस को अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्या बोल रहा हूं मैं। ऑक्सीजन का नेचर पैरामेग्नेटिक हो जाता है, आपको पता होगा क्यों होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे कौन आ जाता है बच्चे, यहाँ पे सिर्फ एक आएगा, दैट विल बी 2pz, सिग्मा 2pz आता है। और यहाँ पे दो बंदे आते हैं इस तरह से। सर ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? देखो बच्चे ये लोग कौन है, बहुत इजी आंसर है। ये लोग कौन है? तो इनको हम बोलेंगे, यहाँ पे लिखता हूं मैं आपके लिए, पाई 2px है और ये पाई 2py है, चलेगा। और इसका स्टार वाला पार्ट वैसे का वैसे ही रहेगा। तो बस 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4 4 4 8 हो गए। 8 में से देखो ये 2 यहाँ पे, 3 4 5 6, 8 में से 6 यूज हो गए, 2 यहाँ चले जाएंगे। बोलो समझ में आ गया? बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो जरा, 6 में से 2 गया, यहाँ पे 2 कर दो, कितना आ गया बच्चे? 4 डिवाइड बाय 2, मतलब आंसर आ गया 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर O2 मॉलिक्यूल इज, देखो O2 मॉलिक्यूल में माइनर चेंजेस होगा, ये सेम होगा, ये सेम होगा, ये सेम होगा, ये सेम होगा, यहाँ पे चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहाँ पे चेंजेस होगा? बोलो यहाँ से चेंजेस हो जाएगा। बोलो क्या चेंजेस होगा बच्चे? क्या चेंजेस होगा? पहले कौन आएगा? सिग्मा 2pz का पावर 2, फिर कौन आएगा? पाई 2p का पावर x आएगा, फिर पाई 2p का y पावर आएगा, फिर उसके बाद आएगा पाई स्टार 2p का पावर x 1 आ जाएगा, फिर पाई स्टार 2py का पावर 1 आएगा। चेक कर बच्चे। और नेचर ऑफ O2 जो होगा ना बच्चे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, देखो 2 अनपेड आ गए, इसकी वजह से क्या बोलेंगे? पैरामेग्नेटिक। और आपको याद होगा तो ये एक अपने आप में क्या था बच्चे? ये अपने आप में क्या था, जरा चेक करो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन भी था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का देखिए डायमंड होगा, लेकिन यहाँ पे देखो प्रूफ हो गया कि ये पैरामेग्नेटिक है। चेक कर बच्चे फटाफट जल्दी से। इसके बेस पे आप लोग F2 खुद से करना। F2 मॉलिक्यूल सेल्फ किसको फॉलो करेगा? सेम एज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन इन दोनों का पैटर्न सेम होता है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है अपने आप में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना, चलेगा। कोई कंफ्यूजन बच्चे चेक करो, फटाफट दिमाग चला लो, कोई डाउट है तो बोल दो मुझे, कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। यस, हर एक चीज एकदम बढ़िया समझ में आ गई। इसको रफ कर दूं मैं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब कुछ कंसेप्चुअल पार्ट है, सिर्फ मतलब डेफिनेशन है जो आपको सुनना है, ठीक है, सुनना है बच्चे। बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट, मैं समझ सकता हूँ थोड़े से बाहरी आवाज आ रही होगी, स्टूडियो लिया है मैंने, बट क्या करेंगे यार, बाहर की आवाज आ रही है, इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होगा। इसके अंदर अभी बहुत कुछ लगाना बाकी है, बट क्या करें, बजट और टाइम दोनों मैच नहीं हो पा रहे हैं। चलो ठीक है ठीक है, बात होने वाली है जैसे कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है। देखो यहाँ पे पहला टॉपिक आपके लिए है कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है बच्चे। फिर आपके लिए है कि बॉन्ड एंगल क्या होता है। फिर आपके लिए एक क्वेश्चन आएगा पोलैरिटी क्या होता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। देखो ये सब ना आपको सुनने के लिए मिलेंगे ये सब, ठीक है। फिर आपको आएगा कि बॉन्ड एंथैल्पी किसको बोलते हैं। चलेगा, चलो दिखाता हूं आपको फटाफट। बॉन्ड लेंथ, तो भाई दो एटम के बीच के लेंथ को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, वो भी उनके न्यूक्लियस से होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, दूसरा एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जो होता है ना, जितना ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, मल्टीपल बॉन्ड टेंड्स टू लेस लेंथ। चलेगा, मतलब ज्यादा बॉन्ड रहेगा तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, लेकिन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। इस बात का ध्यान देना। बॉन्ड एंगल क्या होता है, तो आपका जो ऑर्बिटल होता है, जैसे कि ये आपने ले लिया H ले लिया, ठीक है, यहाँ पे O ले लिया, फिर यहाँ पे भी आपने H ले लिया, तो इनके बीच का जो एंगल रहेगा, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन है जो कि एक ऑर्बिटल में रखे गए हैं, तो आपको बोलना है कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रखे गए उनके बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। पोलैरिटी क्या होता है बच्चे, तो एक बंदा है जो आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और दूसरा बंदा है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होगा बच्चे, एक चार्जेस क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और इसके बॉन्ड को हम बोलेंगे यहाँ पे पोलैरिटी दिखा देते हैं यार, पोलर कंपाउंड।
डायपोल मोमेंट को हम म्यू से दिखाते हैं, विच इज इक्वल टू चार्ज इनटू आर। ठीक है, तो कूलम इनटू मीटर सेंटीमीटर हमेशा ले सकते हैं, हालांकि मीटर या सेंटीमीटर ले सकते हैं, हालांकि इसको हम डी बाय के रूप में भी दिखाते हैं। ठीक है, कई बार इसका यूज होता है कि डी बाय इस तरह से भी आता है, डी बाय। ठीक है, इसका डी बाय भी होता है। तो ये सिंपल है, चार्ज इनटू सेपरेशन लेंथ को हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाला एनर्जी इज बॉन्ड एंथैल्पी। अब जितना ज्यादा बॉन्ड रहेगा, देखो मल्टीपल बॉन्ड है मतलब लेस लेंथ हो जाएगा, तो आपको बोलना है कि बॉन्ड एंथैल्पी जो होता है, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाला एनर्जी एंथैल्पी जो होगा वो बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब बॉन्ड लेंथ आपका क्या रहेगा बच्चे? कम रहेगा, क्योंकि जब बॉन्ड लेंथ कम होता है ना तब मजबूती बहुत ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये कंसेप्ट आपको एक और इंपॉर्टेंट टर्म के अंदर करके पूछे जाते हैं, लिखने के लिए भी आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, कोई डाउट है किसी को, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो भाई इस तरह से मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग मैंने खत्म कर दिया है। क्लास 11 का हम लेकर आए हैं बुलेट सीरीज, और इस बुलेट सीरीज में हमने खत्म कर दिया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग के लिए। एमएससी सिटी वाले बच्चे और क्लास 11 के बच्चे एकदम अलर्ट हो जाओ और चैनल को बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करो भाई, बहुत ज्यादा लोगों को बताओ, सबको इसके बारे में बताओ कि यार क्लास 11 का पूरा पोर्शन यहाँ पे करा के दिया जाने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर के, और साथ में एमएससी सिटी जो देने वाले उनके लिए भी यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। तो हर एक चीज एकदम वेल प्रिपेयर्ड चलने वाली है, चलेगा? तो मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बच्चे, बाय बाय एवरीवन, बाय। और ज्यादा के कहना चाहता हूँ, चलो बाय।